मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 21.C21 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खून की लड़ाई। इस अध्याय की प्रारंभिक पोस्टिंग नवंबर यूरोएल्ब एन के माध्यम से हुई। जिस नरपिशाच को गोली लगी थी उसके मुंह से तुरंत चीख निकली। उसका शरीर आधा गिर गया और फिर उसका अंग कंपने लगा और संघर्ष करने लगा। जब तान जेन ने इसे देखा तो वह खुश हो गई। ऐसा लग रहा था कि पिस्तौल से लैस राक्षसों के लिए भी बहुत घातक था। इस तरह उसे बहुत अधिक राहत मिली। इस बार उनके मन में कई विचार कौंध गए। उसका आश्चर्य था कि उसे बड़ी संख्या में अग्न्यास्त्र कैसे मिल सकते हैं ताकि वह बड़ी मात्रा में स्तर 2 राक्षसों को मार सके। वह इस बात को लेकर भी उत्सुक थे कि लेवल 2 ब्रेन बीट की कीमत कितनी है। जैसे ही उसके दिमाग में कई विचार आए, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी बार गोली मार दी। दुर्भाग्य से ये गोली केवल दूसरे गुलाम की छाती पर लगी और उसे मशीन पर नहीं मारा गया। जिस पिशाच को मारा गया वह वास्तव में घायल हो गया और बाद में बेहद हिंसक दिखाई दिया और उसकी गति अचानक बढ़ गई। ये देखते हुए कि यह राक्षस सबसे आगे था, लांग ने पिशाच के सिर में एक तीर मारा और सीधे उसे मार गिराया। डायनासोर की खराब गति बेहद तेज थी। केवल 2 राक्षसों को मारने के बाद उनमें से 3 अंततः पिशाच बन गए। धिक्कार है, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, तान जेन राख ने टूटे हुए में शाप दिया और जल्दी से रिप्लाई को भंडार स्थान में वापस दे दिया। फिर उसने अपनी कृपा से एक पिशाच को कुराया जो उसे काटने का प्रयास कर रहा था। उसका अंतिम पागलपन से भर गया। जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना की, उसने पिशाच के शरीर को काटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस कृपा की शक्ति अत्यंत महान थी, जिसने वास्तव में पिशाच को 2 विवरणों में बांट दिया था। पिशाच का खूनी पत्थर टूट गया। जब प्रेस्टीज ने जेन की त्वचा को झुलसा दिया तो वास्तव में जलन और खुजली महसूस हुई, जिससे उन्हें बहुत दर्द महसूस हुआ। खून ईसाई है या नहीं, इस पर विचार करने का समय ही नहीं था, क्योंकि सामने की स्थिति ने उन्हें जरा भी गुलामी से मुक्त नहीं कर दिया। बाद में उन्होंने केवल असंबद्ध बातों पर ही विचार किया। इस राक्षस को मारने के बाद, इससे पहले कि तानजेन अपनी कृपाण वापस ले पाता, उस पर झपटे एक पिशाच के अगले तानजेन से गाथा चली गई। उसे लगा कि उसका शरीर कांप रहा है और फिर उसकी दृष्टि फिर से लुप्त हो गई। फिर वह उड़ गई और उसके मुंह से खून जैसा स्वाद आया। प्लॉप, तानजेन का शरीर बुरी तरह से जमीन पर गिरा दिया गया और उसके मुंह से खून का एक टुकड़ा निकल गया। ओह, बिग बियर सम्राट चाहता है, क्रोध से मिश्रित एक सरल और ईमानदार पति ने कहा। जब किनारे पर मौजूद बिग बियर ने देखा कि तानजेन घायल हो गई है, तो वह तुरंत टूट गया। उसकी विस्फारित आंखों से क्रोध की यादें बरामद होती हैं। उसने अपनी विशाल ढाल और गदा को जोर से हिलाया और असल में गुलामों के ग्रुप पर धावा बोल दिया और गुलामों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये लड़का वास्तव में अपने भयानक मांस की छड़ी जैसा दिखने वाला था। डियर 2 डायनासोर राक्षसों के समूह में प्रवेश करने के बाद ऐसा लगा मानो वह किसी निवास स्थान में प्रवेश कर गया हो और राक्षसों को तब तक मारता रहा जब तक कि वे लगातार चिल्लाते नहीं रहे। पलक झपकते ही उसके आसपास के कुछ भूत दूर तक उड़ गए। कुछ तो हिस्सेस टुकड़े हो गए। हर जगह मांस उड़ रहा था और लगातार दहाड़े दे रही थी। इस अवधि के दौरान भले ही एक पिशाच ने बड़े भालू को काट लिया, फिर भी उनके तेज पंजे और दांतों ने उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बताना मुश्किल था कि उसकी गोरी त्वचा इतनी सख्त क्यों थी। जिन गुलामों ने उस पर हमला किया था, उसे उसने टुकड़े टुकड़े करके मांस का पेस्ट बना दिया था। हालांकि इस आदमी की युद्ध पद्धति में एक दोष भी था, जो ये था कि वह बहुत हद तक पागल जैसा था। ये भी कहा जा सकता है कि वह दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि कियान लॉन्ग, जो किनारे पर था, एक घोल को काटने के बाद नुकीले क्लब द्वारा लगभग बह गया था। वह युद्ध में भाग लेने के लिए हॉन्फने और परिधि की ओर पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि तानजेन, जो किनारे पर था, गिरने से चक्कर आ रहा था, फिर भी उसने बड़े भालू का प्रदर्शन देखा। उसने मन ही मन खुशी से जयकार की। उसी समय उसने घृणापूर्वक अपनी बंदूक निकाली और अकेले पिशाच पर ट्रिगर खींच लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चीखें, लड़ाइयां और मांस और खून उड़ गया। जीवन और मृत्यु का ये दृश्य केवल एक क्षण तक चला। तानजेन को स्तब्ध कर दिया और उसका खून खौला दिया। लड़ाई बहुत अचानक शुरू हुई और बहुत जल्दी खत्म हो गई। जब आखिरी पिशाच मारा गया, तो युद्ध में भाग लेने वाले 3 लोग पहले से ही खून से लथपथ थे। यहाँ तक कि मोटी चमड़ी वाला बड़ा भालू भी कीमा और खून से लथपथ था। वह लाशों के बीच बैठा हौंकता हुआ उदास लग रहा था। ये देखा जा सकता था कि वह सचमुच थक गया था। उसने पहले की तरह मस्तिष्क के मोती को निगलने के लिए उत्साहपूर्वक राक्षस का सिर भी नहीं तोड़ा। तानजेन से ज्यादा दूर नहीं, कियान लॉन्ग ने अपनी कृपाण पकड़ रखी थी और धीरे से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसी समय वह जोर से हाँफने लगा। वह भी खून से लथपथ था और उसकी छाती पर 1 फुट से भी ज्यादा लंबा भयंकर घाव था। उसका मांस लुढ़का हुआ और लहूलुहान था। घात लगाए एक पिशाच के तेज पंजों ने इसे खरोंच दिया था। ये दृश्य देखकर तानजेन फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। बड़े भालू, इन भूतों के दिमाग खोदो और उन्हें जमा करो। तो फिर चलो घर चलें, तानजेन ने कमजोर स्वर में कहा। 2 मिनट बाद वह अपनी कृपाण को उठाकर
जब बिग बियर ने ये सुना तो उसने अपने शरीर को अपने बट से हिलाया और गुस्से में अपनी मुट्ठी लहराई और इन राक्षसों के सिर पर जोरदार प्रहार किया। बिग बियर ने एक के बाद एक लेवल 2 के 2 घोल दिमाग निकाले। जैसे ही उसने तीसरे राक्षस का सिर फोड़ने की योजना बनाई, कियान लोंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने अपनी निराशा को दूर किया और तेजी से जमीन से ऊपर कूद गया। उसने अपना धनुष झुकाया और दूर की ओर इशारा किया। कौन है भाई, बाहर आओ। ये देखकर तान जेन का दिल पसीज गया। अब क्या हूँ? साथ ही उसने पिस्तौल को कसकर भींच लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे सीधा कर दिया। फिर वह लड़खड़ा कर उठ खड़ा हुआ। टकराना। तान जेन ने एक परीक्षण शॉट फायर किया। गोली अंधेरे को भेदते हुए संगमरमर की जमीन से टकराई, जिससे चिंगारी की श्रृंखला उत्पन्न हो गई। बंदूक की गोली के बाद फिर से चुप होने से पहले अंधेरे से आश्चर्य की कुछ चीखें आईं। तान जेन और अन्य लोगों के भाव बदल गए। उनके पिछले संदेह अब पुष्टि हो गए थे। कोई अंधेरे में उनकी जासूसी कर रहा था। तान जेन का दिल ठंडा हो गया। यदि यह कोई और समय होता तो वह नहीं डरता, लेकिन इस समय उन तीनों की सहनशक्ति स्पष्ट रूप से समाप्त हो गई थी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अगर दूसरे पक्ष की मंशा खराब होती तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती। तान जेन चिंतित था और उसकी आंखों में अभिव्यक्ति ठंडी और ठंडी होती गई। वह किसी भी समय जा सकता था, लेकिन कियान लोंग और बिग बियर के बारे में क्या उसे उन्हें पीछे छोड़ना चाहिए था? तान जेन जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल अपने दांत पीस सकता था और स्थिति विकसित होने का इंतजार कर सकता था। ताली ताली ताली, कदमों की आहट सुनाई दी और हर कदम तान जेन की छाती पर हथौड़े से वार करने जैसा था। उनकी नजर की दिशा में लोगों का एक समूह धीरे धीरे अंधेरे से बाहर चला गया। लोगों के इस समूह ने अपने हाथों में हथियार पकड़ रखे थे और गहरे भावों के साथ तान जेन की दिशा में देख रहे थे। जब उसने मुख्य व्यक्ति को देखा, तान जेन की आंखें थोड़ी झुक गईं, क्योंकि यह व्यक्ति वही दाढ़ी वाला व्यक्ति था जिसे उसने अभी देखा था। दाढ़ी वाले हटे कट्टे आदमी की नजर जमीन पर पड़े राक्षस के शव पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच की झलक दिखी। फिर उसकी नजर तान जेन और अन्य दो की ओर गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने एक पल के लिए उन तीनों को उदासीनता से देखा। तान जेन की पिस्तौल पर नजर डालने के बाद दाढ़ी वाले व्यक्ति ने खंडहर से बाहर निकलने का इशारा किया। मोतियों को पीछे छोड़ दो, आप खो सकते हैं। तान जेन स्तब्ध रह गया। फिर उन्होंने मजाक उड़ाया, कितने बड़े शब्द हैं। तुम्हें मोती चाहिए? जरूर, इसे अपनी ताकत से ले लो। वह बता सकता था कि दाढ़ी वाला आदमी उन तीनों की ताकत से डरता था, खासकर उसके हाथ में पिस्तौल से, इसलिए दूसरा पक्ष बिना लड़े मन का प्राप्त करना चाहता था। हालांकि उसके द्वारा तान जेन का नेतृत्व कैसे किया जा सकता था? वह जानता था कि अगर उसने इस समय कमजोरी दिखाई तो दाढ़ी वाला आदमी सचमुच हमला कर सकता है। तुम नहीं जानते कि एहसान की कद्र कैसे की जाती है। आप तीनों गंभीर रूप से घायल हैं, फिर भी आप अभी भी विरोध करना चाहते हैं। दाढ़ी वाले आदमी की आवाज में हत्या के इरादे का निशान था। इस दल के तीनों धनुर्धरों ने भी प्रत्यंचा पर तीखे बाण चलाए। खतरा स्वतः स्पष्ट था। अपने दांत जोर से पीसते हुए तान जेन क्रोधित दिखे। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने कियान लोंग और बिग बियर को पीछे हटने के लिए इशारा किया। उसी समय उसने अपनी बंदूक उठाई और दाढ़ी वाले आदमी और अन्य लोगों पर निशाना साधा। दाढ़ी वाला व्यक्ति भी एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह जानता था कि तान जेन के हाथ में जो चीज थी वह एक बंदूक थी, इसलिए उसने जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह वास्तव में तान जेन और अन्य दो को पीछे छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि चीजें कैसे होंगी। आखिरकार इस तरह वह बिना किसी नुकसान के 10 से अधिक स्तर 2 मस्तिष्क मोती प्राप्त कर सकता था। वे तीनों एक दूसरे के सामने झुक गए और धीरे धीरे पीछे हट गए। जल्द ही वे पहले ही खंडहर के प्रवेश द्वार से पीछे हट चुके थे। जब वह चौक की ओर चला, तान जेन अंततः मदद नहीं कर सका, लेकिन मुंह से खून थूक दिया। बाहरी चोटें गंभीर नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आपको अंदरूनी चोटें लगी हैं। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? कियान लोंग ने तान जेन की चोटों की जांच की और पूछा कि उसने उसकी असहज अभिव्यक्ति कब देखी। ये ठीक है, मैं शायद नहीं मरूंगा। तान जेन ने जमीन पर ठिकाना दिया और एक घूंट लेने के लिए धीरे धीरे पानी की बोतल फेंकी, लेकिन उसका दम घुट गया और कई बार खांसी हुई। उसे इस बात पर गुस्सा आया कि उसने पानी की बोतलें जमीन पर फेंक दी और उसे उखाड़ कर फेंक दिया। हरामी, मैं बस अपनी दुनिया रोक रही हूँ। जब लाज ने तान जेन के चेहरे पर टूटे हुए भाव देखे तो उसने अपनी आंखें सिकुड़ ली और धीरे से पूछा, यह मामला, क्या हम इसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं? जब तान जेन ने ये सुना तो वह एक स्मारक की तरह था। उन्होंने अपने पीछे की इमारत की ओर से धूमिल और आवाज में कहा, चूंकि वे स्थिति का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए मुझे गलत होने का कोई दोष नहीं है। बस इंतजार करें और देखें। हालांकि ये स्तर 2 मस्तिष्क मोती मूल्यवान हैं, लेकिन वे इनसा खर्च करने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। उनके शब्द काफी दृढ़ थे, लेकिन उनके दिल को शांत करना बहुत मुश्किल था। परिणाम स्वरूप वापस जाओ समय। तान जेन की अभिव्यक्ति बहुत गहरी थी। आज की घटना ने उन्हें सबक सिखाया था। उन्हें लगा कि कुछ सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे, बेकार दुनिया भी कोई नहीं होगी। डिटेल्स ने फ्राइलों का शिकार किया। यदि कोई बीमार था और उसे धमाका कर मार डाला गया था,
तो वे केवल अपने दांत पीसकर उसे सहन कर सकते थे। टैन जेन ने गुप्त रूप से शपथ ली कि ऐसा केवल एक बार होगा और दूसरे पक्ष को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि वे पहले से ही घायल थे, वापसी की यात्रा में काफी समय लगा और यह बहुत कठिन था। सौभाग्य से रास्ते में उनका सामना किसी राक्षस से नहीं हुआ, अन्यथा उन तीर्थयात्रियों की वर्तमान स्थिति में उनकी जान जा सकती थी। उस गुफा में वापस आने के बाद जहां वह रहती थी, मुरोंगजियान खून से लामा 3 लोगों की शपथ ग्रहण स्थिति को देखकर स्तब्ध रह गई। वह जल्दी से अपना समर्थन देने के लिए आगे बढ़ी। चिंता में कुछ प्रश्नोत्तरी के बाद वह तुरंत कोने की ओर भागी और बेचैन हो गई। फिर उसने एक काली चीज पकड़कर पानी से मोहित कर ली। उसके बाद वह इसे तान जेन के शरीर पर लगी मशवरे पर लगाने वाली थी। तान जेन हैरान थी। उसने उसे दूर से झटका दिया और पूछा, रुको जियान, यह क्या है? मूर्ख जियान ने अपने हाथ में काली कीचड़ को देखा और तान जेन को समझाया, ये गुड़िया आईवी रस से बना एक मरहम है। बुलबुले के आकार पर इसका चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। ये रिकॉर्ड ही तान जेन ने मरहम को ध्यान से देखा। उसी समय उसे एहसास हुआ कि मरहम वास्तव में हाथ खींच रहा था। साथ ही उन्हें एक अजीब सी दोस्त भी निकल रही थी। उसने सोचा समझकर थोड़ा सा मरहम ने उठाया और उसे घाव पर लगाया, लेकिन घाव से अवांछित और खुजली वाली खुजली महसूस हुई और वह हैरान रह गया। करीब से देखने पर वह ये जानकर हैरान रह गया कि घाव धीरे धीरे ठीक हो रहा था। क्या मैं नोट देख रहा हूँ? यह मरहम का प्रभाव बहुत जादुई है। तान जेन ने घाव को ध्यान से देखा और आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 22.C22. जादुई क्रीम। तान जेन की चोटों से उबरने की गति वास्तव में चौंकाने वाली थी। ऐसी असामान्य स्थिति में ध्यान आकर्षित न करना कठिन था। मुरोंगजियान, कियान लोंग और अन्य लोगों ने भी उसी समय तान जेन के घाव की असामान्यता देखी। वे दोनों कुछ देर तक इसे देखते रहे और असमंजस और आश्चर्य से एक दूसरे को भी देखते रहे। जाहिर है, ये पहली बार था जब दोनों मूल निवासियों को ऐसे जादुई दृश्य का सामना करना पड़ा। मुरोंगजियान ने तान जेन के घाव को देखा और हैरान भाव से कहा, हालांकि आईवी मरहम कीमती है और वास्तव में उपचार पर चमत्कारी प्रभाव डालता है, लेकिन इसका इतना तत्काल प्रभाव नहीं होता है। ये बिल्कुल पौराणिक दिव्य शक्ति औषधि के समान है। कियान लोंग ने सहमति में सिर हिलाया। जाहिर है, उन्होंने उपचार की ऐसी गति कभी नहीं देखी थी। दिव्य शक्ति औषधि। तान जेन, जो आईवी मरहम के जादुई प्रभाव पर शोक मना रहा था, ने ऊपर देखा और पूछा, दिव्य शक्ति औषधि क्या है? क्या इसका प्रभाव इस आईवी ऑइंटमेंट जैसा ही है? मुरोंगजियान ने सिर हिलाया और तान जेन के लिए उत्तर दिया, द डिवाइन पावर पोशन एक जादुई दवा है जो एक इमारत से आती है और एक महान फार्मासिस्ट द्वारा परिष्कृत की जाती है। दिव्य शक्ति औषधि के कई जादुई प्रभाव हैं। कुछ विषण कर सकते हैं, कुछ युद्ध शक्ति बढ़ा सकते हैं और कुछ चोटों को ठीक कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक कि कोई घातक चोट नहीं है, उपचारात्मक दिव्य शक्ति औषधि पीने के बाद आपको ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखकर कि तान जेन अचंभे में था, मुरोंगजियान ने थोड़ा चिल्लाया और कहा, हालांकि दिव्य शक्ति औषधि का प्रभाव अच्छा है, लेकिन कीमत वास्तव में बहुत अधिक है। मेरे पिता ने एक बार दूसरी इमारत की नीलामी से एक बोतल खरीदी। मैंने उससे सुना है कि उसने 100 स्तर 5 मस्तिष्क मोती खर्च किए, जो कि 1 लाख स्तर 1 मस्तिष्क मोती हैं। जब तान जेन ने ये कीमत सुनी, तो वह अवाक रह गया। 10 लाख मस्तिष्क मोती 10 करोड़ सोने के सिक्कों के बराबर थे। उस स्थिति में, क्या भवन स्वामी, जिसने इन दिव्य शक्ति औषधियों को बेचा था, हत्या नहीं कर रहा होगा? उसी समय जब तान जेन गुप्त रूप से ईर्ष्या महसूस कर रही थी, मुरोंगजियान ने दिव्य शक्ति औषधि के बारे में कुछ अफवाहें भी कही जो उसने सुनी थी। इस अवधि के दौरान उसने तान जेन को यह भी बताया कि इस तरह के आईवी मरहम को पानी के साथ निगला जा सकता है और आंतरिक चोटों का प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। जब उसने सुना कि इस मरहम का सेवन अभी भी आंतरिक रूप से किया जा सकता है, तान जेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक छोटा सा टुकड़ा निगल लिया। वह अब आईवी ऑइंटमेंट के प्रभाव के बारे में बेहद उत्सुक था। वह ये जानने की कोशिश करने के लिए इंतजार नहीं कर सका कि क्या आंतरिक चिकित्सा का प्रभाव वास्तव में जादुई था। प्रयोग के नतीजों ने उन्हें संतुष्ट कर दिया। उसकी मूल रूप से भरी हुई और दर्द भरी छाती तुरंत बहुत कम हो गई। जब उन्होंने सांस ली तो उनके सीने में इतना दर्द नहीं हुआ। उसी समय तान जेन को अपने सीने में हवा का एक निशान बहता हुआ महसूस हुआ। उसके बाद एक स्तब्ध और खुजली वाली अनुभूति हुई, जिससे उसे खुजली से राहत पाने के लिए उन्मादी ढंग से दहाड़ने की इच्छा हुई। एक क्षण बाद तान जेन को अचानक जोर से खांसी हुई और उसके मुंह से कुछ काले खून के थक्के निकले। तान जेन के शरीर पर असामान्यताओं की श्रृंखला ने मुरोंगजियान और अन्य लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन वह खुद बहुत उत्साहित दिखे, क्योंकि इस मरहम के जादुई प्रभाव ने उन्हें एक सुनहरा रास्ता दिखने लगा। इस दुनिया के अनमोल मरहम का बहुत ही जादुई असर हुआ जब इसे एक वैकल्पिक दुनिया के व्यक्ति तान जेन पर इस्तेमाल किया गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या इसका अन्य पृथ्वीवासियों पर इतना चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा। यदि यह वास्तव में प्रभावी होता, तो यह अमीर बनने का एक अच्छा तरीका होता। भले ही यह उसकी मूल दुनिया में बेकार था, फिर भी आपातकालीन स्थिति में कुछ भंडारण करने के लिए यह एक बहुत अच्छी जीवन रक्षक चीज थी।
तानजेन ने भविष्य में इस प्रकार की आईवी के बारे में खबरों पर अधिक ध्यान देने का मन बनाया। यदि उसका सामना हुआ तो उसे इसे पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक वैकल्पिक दुनिया में जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। उसने उन दोनों से आईवी के बारे में फिर से पूछा, लेकिन उसे बताया गया कि यह पौधा केवल दुर्लभ घाटियों में ही उगता है। उनमें से अधिकांश स्थान बहुत खतरनाक थे और क्रूर राक्षसों ने उन पर कब्जा कर लिया था। ऐसी जगह पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करना बहुत बड़ा जोखिम था। चूंकि फार्मासिस्टों वाली कुछ इमारतों ने उन्हें खरीदने के लिए उच्च पुरस्कार की पेशकश की थी, इसलिए घुमक्कड़ अन्वेषण दल अक्सर उन्हें लेने जाते थे। इतने बड़े लाभ के पीछे स्वाभाविक रूप से एक बड़ा जोखिम छिपा हुआ था। ऐसे भी समय थे जब इन पथिक अन्वेषण दलों को राक्षसों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। इसका कारण ये भी था कि इन जड़ी बूटियों की कीमत बहुत अधिक थी। मुरोंगजियान के हाथ में मरहम कुछ ऐसा था जो उसके पिता के अधीनस्थ अपने साथ ले गए थे जब वह इमारत से भाग गए थे। मूल मालिक मुरोंगजियान के पिता भवन स्वामी थे। जैसे ही वह बोल रही थी, मुरोंगजियान ने कियान लोंग और बिग बियर को दवा लगाने और ध्यान से उनकी पट्टी करने में भी मदद की। कियान लोंग और बिग बियर की चोटों का इलाज होने के बाद वे तीनों बिस्तर पर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। पहले तो उन्हें कुछ खास महसूस नहीं होता था, लेकिन बिस्तर पर लेते ही दर्द और थकान एक साथ हमला बोल देते थे। जल्द ही वे सो गए। वे सभी गहरी नींद में सोए। जब तानजेन उठा तो अगले दिन की दोपहर हो चुकी थी। कियान लोंग और बिग बियर भी इस समय जाग गए। मुरोंगजियान द्वारा पकाया गया मांस दलिया के 2 कटोरे पीने के बाद तानजेन एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ आराम से लेट गया। बिग बियर को एक छोटे बेसिन से दलिया खाते हुए देखकर तानजेन मुस्कुराया और कियान लांग की ओर देखने लगा। मैंने बस इसके बारे में सोचा। बदला लेने की कोई जल्दी नहीं है। हम उन्हें कुछ दिनों के लिए रहने देंगे। मेरे ठीक होने के बाद आक्रमण करने में अभी देर नहीं हुई है। जब कियान लोंग ने ये सुना तो उसके चेहरे पर अनिच्छा का एक निशान दिखाई दिया, लेकिन वह चुपचाप तानजेन की बात सुनते ही गायब हो गया। तानजेन ने कियान लोंग की अभिव्यक्ति पर गौर किया और अनुमान लगाया कि वह अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सकता। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह रुका और जारी रखा, मैं बेचने के लिए सामान का एक बैच प्राप्त करने की योजना बना रहा हूँ। मैं इससे परिचित नहीं हूँ, इसलिए आप इस मामले के प्रभारी होंगे। सामान बेचते समय यदि आप विश्वसनीय अधीनस्थों के एक बैच की भर्ती करते हैं तो ये सबसे अच्छा है। मैं उपकरण का प्रभारी रहूंगा। तानजेन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। उन्होंने कहा, हमारे पास बहुत कम लोग हैं। इस तरह लड़ना बहुत नुकसानदायक है। भविष्य में अगर हम कोई इमारत बनाएंगे तो हमें और लोगों की भर्ती करनी होगी, इसलिए इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए। कियान लांग को पट्टियों में लपेटा गया था। वह बिस्तर के किनारे झुक गया और चुपचाप सिर हिलाया। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति बहुत शांत लग रही थी, तानजेन को लगा कि वह अपने दिल में गुस्से की लहर को दबा रहे हैं। यदि ये तथ्य नहीं होता कि तानजेन ने बाद में बदला लेने का फैसला किया था, तो शायद वह अब दाढ़ी वाले आदमी से बदला लेने गया होता। दूसरी ओर बिग बियर को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हालांकि वह भी घायल हो गया था, वह खुशी से उस खिलौने से खेल रहा था जो तानजेन अपने साथ लाया था। उनका कठोर लेकिन सावधान रूप देखकर यह काफी मजाक लगा। चर्चा के बाद तानजेन बिस्तर पर लेटा हुआ था और गुफा की ओर देखकर अचंभित लग रहा था। वास्तव में उसने 2 स्तर 2 मस्तिष्क मोतियों को अवशोषित कर लिया था जिन्हें बिग बियर वापस लाया था। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, इन 2 स्तर 2 राक्षस मस्तिष्क मोतियों का आदान प्रदान 200 सोने के सिक्कों के लिए किया गया था और विनिमय अनुपात 1 से 100 था। इस विनिमय अनुपात को देखकर तानजेन को तुरंत अपने दिल में अतुलनीय दर्द महसूस हुआ और दाढ़ी वाले आदमी के प्रति उसकी नफरत थोड़ी बढ़ गई। वर्तमान तानजेन के लिए सोने के सिक्के सुरक्षा और युद्ध शक्ति में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते थे। हर हार से उसका दिल दुखता था। पहले मिले अपमान और धमकी के साथ दाढ़ी वाले आदमी के प्रति उसकी नफरत कियान लोंग से बहुत कम नहीं थी। स्वास्थ्य लाभ के दिन बोरियत का प्रतिनिधित्व करते थे। सौभाग्य से मुरोंगजियान के आईवी मरहम का चमत्कारी प्रभाव पड़ा। तानजेन को स्वतंत्र रूप से चलने में केवल 3 दिन लगे। आज सुबह सुबह वह कुछ देर ताजी हवा में सांस लेने के लिए गुफा के बाहर आया। फिर उन्होंने मुरोंगजियान को घायलों की अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया। उसने अपने उपकरण ठीक किए और धीरे धीरे शिविर से बाहर चला गया। आधे घंटे बाद तानजेन ने अपने घर वापस टेलीपोर्ट किया। अपने मन में इस भावना को दूर करने के बाद कि यह सब एक जीवन भर पहले जैसा लग रहा था, तानजेन ने धीरे धीरे जाने से पहले घर को धोया और साफ किया। वह कार को उपनगरों के पास एक जगह पर ले गया। उसे याद आया कि पिछले दिनों जब वह यहाँ से गुजरा था तो उसने यहाँ कई लोहार देखे थे। कार से बाहर निकलने और घूमने के बाद तानजेन ने एक लोहार की दुकान चुनी और अंदर चला गया। इस समय लोहार की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। बड़ी दाढ़ी वाला एक मजबूत अधेड़ उम्र का आदमी सिंगलेट पहने हुए था और मेज पर बैठकर बियर पी रहा था और सुअर की टट्टियां खा रहा था। जब उसने तानजेन को प्रवेश करते देखा तो उसने अपना मुंह पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया और तेज आवाज में बोला, भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं कार के टुकड़ों का उपयोग करके सौकृपान बनाना चाहता हूँ। क्या आप ये कर सकते हैं? तानजेन ने लोहार की दुकान की सजावट पर नजर डाली और पूछने के लिए मुड़ा।
आपको इतने सारे कृपाण क्यों चाहिए? उस आदमी ने ध्यान से तानजेन का आकार मापा और पूछा। मैं एक ताओबाओ स्टोर खोलना चाहता हूँ जो तलवारें बेचने में माहिर हो। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कुछ जानते हैं? तानजेन को यह महसूस नहीं हुआ कि दूसरी पार्टी लंबी सोच वाली थी। इसके बजाय उन्होंने लापरवाही से समझाया। वह आदमी खड़ा हुआ और बियर का आखिरी घूंट लिया। वह आगे बढ़ा और सिर हिलाया। जरूरी नहीं कि दूसरे लोग आपकी नौकरी ले लें। मैं इसे ले सकता हूँ, लेकिन कीमत सस्ती नहीं है। तुम इच्छुक हो? मुझे ये करना होगा। पहले मुझे कीमत बताओ। दोनों पक्षों की कीमत पर सहमत होने के बाद तानजेन ने अपना अनुरोध उठाया और जल्द से जल्द सामान मिलने की उम्मीद की। उसी समय तानजेन ने दूसरे पक्ष से वादा किया कि यदि गुणवत्ता अच्छी रही तो वह भविष्य में अपना काम उसे सौंप देगा। इस अध्याय के उपलब्ध होने का प्रारंभिक उदाहरण N0V3L बिन पर हुआ। जमा राशि का एक हिस्सा चुकाने और सामान इकट्ठा करने के लिए अनुमानित समय की व्यवस्था करने के बाद तानजेन ने लोहार की दुकान छोड़ दी। दिन भर खुद को व्यस्त रखने के बाद तानजेन, जिसे थोड़ी भूख लगी थी, को अचानक मालातांग बेचने वाली एक छोटी सी दुकान मिल गई। प्रवेश करने और एक हिस्सा चुनने के बाद वह मेज पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। दोपहर के समय रेस्तरां में काफी भीड़ थी। रेस्तरां में 10 से अधिक टेबलें तुरंत ग्राहकों से भर गईं, जिनमें से अधिकांश युवा थे। जिस मेज पर तानजेन बैठी थी, वहां 3 लड़कियां भी थीं जो छात्रों की तरह लग रही थीं। वे उन विषयों पर बातचीत कर रहे थे जिनमें उनकी रुचि थी। तानजेन की सुनने की क्षमता बेहद तेज हो गई थी, इसलिए उसके कान तरह तरह की बातें करने वाली आवाजों से भर गए थे। वे जिस फैशन विषय पर चर्चा कर रहे थे, उसे सुनकर तानजेन को लगा कि वह थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन वास्तव में वह केवल अपने शुरुआती 20वें वर्ष में था। उसने मन ही मन आह भरी। जैसे ही मालतान तैयार हुआ, तानजेन ने नंबर प्लेट लाकर खाना शुरू कर दिया। क्योंकि वह भूखा था, तानजेन ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और जाने से पहले अपना मुंह पोंछ लिया। उसी समय जब वह चला गया, उसी टेबल पर मौजूद 3 लड़कियों ने भी बिल का भुगतान किया और तानजेन के पीछे पीछे चली गईं। तानजेन ने चलते समय कुछ सोचा। उसने छोटे छोटे कदम उठाए और सड़क पार करने की योजना बनाई, लेकिन इसी समय उसने अचानक एक धीमी आवाज सुनी, जिसके बाद एक तेज ब्रेक और चीख सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा और देखा कि एक ऑफ रोड वाहन अचानक सड़क के बीच में खड़ा हो गया। वह टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहा था और पागलों की तरह उस पर हमला कर रहा था। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 23 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बचाव। जिस उपकरण पर नजर पड़ी, उस पर नियंत्रण रखा गया जो खोया हुआ था और अपनी ओर दौड़ रहा था। तानजेन को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी खोपड़ी फट गई है। उसके दिल में खतरे की भारी लहरदार तूफान और वह चकमा देने के लिए एक और जंपना चाहता था। उसकी वर्तमान प्रतिक्रिया गति और इलेक्ट्रॉनिक शक्ति के साथ उसके लिए इस मशीन से बचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने सबसे पहले देखा कि उस लड़की के पीछे 2 राहगीर जमीन पर पड़े थे। उनके चेहरे के खून से लथपथ थे। उसे नहीं पता कि वे मर गए या जीवित हैं। जैसे ही वह चकमा देने वाला था, उसकी चांदनी में पटकते हुए उसे एक इशारा में चकमा देना छोड़ दिया। उनके सामने 3 लड़कियां थीं। इतनी कम दूरी पर वे इस क्रांतिकारी कार से बिल्कुल भी बच नहीं सके। तानजेन ने नाटकीय चालक दल के खून से और उनकी लड़कियों के सामने की अभिव्यक्ति का भी अवलोकन किया। देखने से ऐसा लगता है, अगर तानजेन चकमा दे गया, तो कार अगले सेकंड में 3 लड़कियों को उड़ाएगी। इतनी कम उम्र में वे एक आपदा झेलने लगे और यहाँ तक कि मौत वाले थे। हालांकि वह उन्हें बचा सका और उनकी मदद से इस खतरे से बच सका। इस पर क्या करना है विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, तानजेन को लगा कि उसके पास वास्तव में एक क्षमता है। जीवन और मृत्यु के एक क्षण में तानजेन चिल्लाया और बिजली की तरह 3 लड़कियों के सामने दौड़। उसने शुरुआत में कदम रखा और अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं। उसके शरीर पर सेल फोन चमका और एक रहस्यमय शक्ति प्रकट हुई, लेकिन तानजेन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। टकराना, दबी दबी आवाज के बाद लड़कियों को बिजनेसमैन उद्यम का दृश्य नहीं मिला। इसके बजाय घटनाओं का एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ। नीचे 3 चौंका देने वाली नियंत्रित लड़कियां और उपकरण के चौंका देने वाले संबंध हैं। तानजेन का शरीर धनुर्धर की तरह आगे की ओर झुका हुआ था और उसकी हथेलियां बाहर की जगहों के सामने से दबी हुई थीं। असल में इस विचित्र कार को अनइंस्टॉल पर जबरदस्ती कर दिया गया। तभी 3 लड़कियों को पता चला कि उनके सामने क्या हो रहा है। उन ट्रायल से जुड़े मीटर से भी कम दूरी पर ऑफ रोड वाहन को देखा गया और फिर उसके सामने आया कि जिस लड़के ने उस ट्राई को मौत के हाथों से छीन लिया था, लड़कियों में से एक की मदद नहीं कर आशा जोर से चिल्लाओ, वाह तुम बहुत अच्छे हो। 3 लड़कियों में सबसे लंबी, बेज रंग के ट्रेंच कोट वाली लड़की सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली थी। उन्होंने चिल्लाए और प्रशंसा के साथ तानजेन की ओर देखा को प्रोत्साहित किया। ट्रेंच कोट वाली लड़की की दंग रह गई, बाकी दोनों लड़कियां भी वापस आ गईं। फैक्ट्री में रहते हुए भी उन्होंने कृतज्ञता और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। यहाँ तक कि बगल से गुजर रहे राहगीर में भी रिलीज हुई स्थिति से लेकर अपनी अपनी पेंटिंग और आश्चर्यजनक फुसफुसाए तक इस सीट की तानजेन ने कलाकारों को रोक के लिए कैसे मजबूर किया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि ऑफरोड वाहनों में महत्वपूर्ण क्षण ब्रेक का अनुमान लगाया जाता है तो ये समझ में आता है। दुर्भाग्य से ऑफरोड वाहन चालक की स्थिति को देखते हुए उसने संभवतः ब्रेक पर कदम नहीं रखा। लेकिन अगर टैंक जेन ऐसा करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करता है तो ये थोड़ा खोखला होता है। किसी व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद ऑफरोड वाहनों को एक पल के लिए रोक दिया गया। हालांकि फिल्म की शुरुआत लगभग 60 साल पहले हुई थी, लेकिन टक्कर का असर 3 से 4 टन था। यह एक दीवार ढहाने के लिए काफी मजबूत थी। इसे अपनी ताकत से रोकने के लिए बहुत ताकत की जरूरत थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे मनुष्य पूरा कर सके। तार्किक रूप से कहें तो ऐसी बात केवल उपन्यासों और फिल्मों में ही दिखाई देती थी, लेकिन अब यह उनके सामने प्रदर्शित हो गई है। क्या यह आदमी सुपरमैन हो सकता है? कोई अपनी बात कहने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसे अपने बगल के दर्शकों से सहमति का संकेत मिला। दर्शकों ने चर्चा की, लेकिन पार्टी में शामिल होने के कारण तानजेन की स्थिति थोड़ी खराब थी। वह पहले से ही अपनी बाहों में महसूस करना खो चुका था और उसके शरीर को इतना झटका लगा कि उसे लगभग खून की उल्टी होने लगी। उसके सीने में खून उमड़ पड़ा। पुरानी चोटें जो अभी अभी ठीक हुई थी, उनमें भी इस समय दोबारा चोट लगने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दांत पीसते हुए उसने धीरे से अपना अचेत हाथ हटा दिया। तभी तानजेन को आश्चर्य से पता चला कि कार के खोल पर 2 गहरे हथेली के निशान थे। फिर वह पलटा और अपना सिर नीचे झुकाकर बिजली की तरह भाग गया। तानजेन को पीछे हटते देख जैसे वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो, बाकी लोग थोड़ा भ्रमित हो गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह बहादुर युवक ऐसा क्यों करेगा। तीनों लड़कियों ने कार में हथेली का निशान देखा और आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। तानजेन कुछ देर तक दौड़ा। ये देखकर कि कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, उसने लापरवाही से एक टैक्सी बुला ली। कार का दरवाजा बंद करके वह टैक्सी लेकर घर चला गया। तानजेन, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, को अपनी बाहों और छाती में अत्यधिक दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसकी हड्डियां पहले ही इंच दर इंच टूट चुकी हों। एक चुभने वाले दर्द ने उसे ठंडे पसीने से तरबतर कर दिया। हालांकि उन्हें बहुत खुशी भी हुई। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसने अगले स्तर तक आगे बढ़ने के लिए मनका को अवशोषित कर लिया था और उसके शरीर में परिवर्तन हो गया था, तो शायद उसे आज एक कार द्वारा उड़ान भरते हुए भेजा गया होता। परिणाम या तो मृत्यु या विकलांगता कहा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक ही समय में 3 अनमोल जिंदगियां भी बचाई थीं। भले ही वह इस वजह से घायल हो गया हो, तानजेन को इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। हालांकि उसे नहीं पता था कि यदि उसके सेल फोन की मदद नहीं होती तो वह अब अस्पताल में पड़ा होता। आईवी मरहम का एक टुकड़ा निगलने के बाद कड़वे और सुगंधित स्वाद ने तानजेन को बहुत बेहतर महसूस कराया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके शरीर का दर्द धीरे धीरे कम होता गया। थका हुआ तानजेन वास्तव में धीरे धीरे सो गया। जब वह अगली सुबह उठा तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी सामान्य गतिविधियों पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सावधानीपूर्वक जांच करने और यह पुष्टि करने के बाद कि उसके शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तानजेन को राहत मिली। साथ ही उसने चुपके से आह भरी। यह आईवी मरहम वास्तव में जादुई था। उनकी गंभीर चोटें वास्तव में रात भर में ठीक हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चिंता को अपने दिल में रखते हुए तानजेन ने समय की गणना की और अचानक महसूस किया कि हर महीने कर्ज चुकाने का समय आ गया है। उसने अपना सेल फोन निकाला और उसे पलटा। तानजेन एक संपर्क का नाम ढूंढना चाहता था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका सेल फोन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तभी तानजेन को अचानक याद आया कि उसका सेल फोन पहले ही बदल चुका था। अगर वह कॉल कर सके तो यह अजीब होगा। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूँ, मैं इस बारे में कैसे भूल सकता था। तानजेन थोड़ा नाराज था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब भी वह लौटा तो किसी ने उसे फोन नहीं किया और न ही कोई संदेश भेजा। ये वास्तव में इस वजह से था। कॉल करने में असमर्थ तानजेन केवल बाहर जा सकती थी और दूसरा सेल फोन खरीद सकती थी। फिर उसने वह नंबर डायल किया जो उसने पहले याद किया था। अंकल सन, मैं लिटिल ली हूँ। आप किस काम में व्यस्त हैं? कहाँ हैं? ठीक है, मैं तुरंत वहां जाता हूँ। फोन रखने के बाद तानजेन एक टैक्सी में बैठ गया और एक स्थानीय मॉल की ओर चला गया जिसका नवीनीकरण किया जा रहा था। कार से बाहर निकलने और उसे आकार देने के बाद तानजेन को प्रवेश द्वार मिल गया। उन्होंने हर जगह नवीकरण सामग्री से परहेज किया और तीसरी मंजिल पर चले गए जिसका नवीकरण चल रहा था। दूसरे पक्ष द्वारा बताए गए स्थान के अनुसार कुछ मिनटों तक खोज करने के बाद उसने अंततः अंकल सन को धूल में ढका हुआ देखा। जोर से अभिवादन करने के बाद अंकल सन ने तानजेन को भी देखा। उसने अपने सिर का पसीना पोंछा और आगे बढ़ गया। लिटिल टैंग, तुम यहाँ हो? अंकल सन, जो फटे हुए काम के कपड़े पहने हुए थे, तानजेन को देखकर मुस्कुराए, लेकिन इससे उनके चेहरे पर झुर्रियां और भी स्पष्ट हो गईं। तानजेन ने अपने दिल में आह भरी। उनके पालक पिता वास्तव में कूड़े का एक टुकड़ा थे। उसने वास्तव में अंकल सन, इस ईमानदार व्यक्ति को उसकी कड़ी मेहनत के लिए धोखा दिया। इस अध्याय के उपलब्ध होने का प्रारंभिक उदाहरण N0V3L बिन पर हुआ। अंकल सन एक अच्छे इंसान थे, तानजेन के पड़ोसी। जब वे छोटे थे और उनकी बहन भूखे थे तो अंकल सन अक्सर उन्हें खाने के लिए घर बुलाते थे। वह भाई बहनों के साथ ऐसा व्यवहार करता था मानो वे उसके अपने बच्चे हों।
बाद में उनके दत्तक पिता ने अंकल सन को हर जगह काम करने से जमा हुई बचत को धोखा देने के लिए मीठे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी बेटी जब विश्वविद्यालय गई तो वह लगभग पागल हो गई क्योंकि वह स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाई। जब भी तान जेन अपना वेतन देता था, वह हमेशा अंकल सन के लिए एक हिस्सा छोड़ देता था। हर बार उसने कितने पैसे लौटाए यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने हृदय में व्याप्त अपराध बोध को दूर करना चाहता था। इस बार वह अपने दत्तक पिता का सारा पैसा ले आया और अंकल सन को वह सब लौटाने की योजना बनाई। मॉल का नवीनीकरण किया जा रहा था और वहां काफी शोर था, इसलिए अगर कोई बहुत धीरे बोलता था तो उसे सुनना मुश्किल था। ये देखकर अंकल सन तान जेन को बाहर आग से बचने की सीढ़ी पर ले आए। तभी तान जेन को लगा कि पूरी दुनिया खामोश हो गई है। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और अंकल सन को दिए और उन्हें गिनने दिया। अंकल सन पहले तो दंग रह गए, लेकिन फिर उन्होंने पैसे वापस धकेल दिए और जोर देकर कहा कि कोई जल्दी नहीं है। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि टैन जेन के लिए इतनी सारी नौकरियां करना, अपनी बहन की स्कूली शिक्षा का खर्च उठाना और अपने दत्तक पिता को उसका कर्ज चुकाने में मदद करना कितना थका देने वाला था। यदि ये तथ्य नहीं होता कि उनका परिवार भी गरीबी में जी रहा था, तो अंकल सन ने तान जेन द्वारा हर महीने लौटाए गए पैसे को स्वीकार नहीं किया होता। अंकल सन, ये पैसा सबसे पहले आपका है। मैं इसे सिर्फ अपने पिता के लिए लौटा रहा हूँ। चिंता मत करो, अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं हर महीने ढेर सारा पैसा कमा सकता हूँ। टैन जेन ने उन्हें सत्य की पूरी कोशिश की और अंकल सन ने पैसे स्वीकार कर लिए। हालांकि उन्होंने जेन के अतिरिक्त सामान शुल्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसे ब्याज माना जाता था। अंकल सन ने भारी और तान जेन के पिता को बेवकूफ बनाने के लिए शाप दिया। उसने जेन और उसकी बहन को तान दिया। इन दोनों बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ा। तान जेन चुप थी, वह और क्या कह सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 24.C24. दैनिक जीवन और खरीदारी। यहाँ एक चाहिए। जैसे ही अंकल सन बोले, उन्होंने एक सिगरेट थमाई। तान जेन ने इसे लिया और गहरी सांस ली। अंकल सन, अभी वह महिला कौन थी? टैन जेन के मुंह में सिगरेट थी और उसने अंकल सन से लापरवाही से पूछा। ओह, आपका मतलब उससे है। मैंने सुना है कि यह उसके परिवार का व्यवसाय है। उनके पास अन्य प्रांतों और शहरों में समान आकार के कई मॉल हैं। अंकल सन ने एक पल के लिए सोचा और तान जेन से कहा, उस स्थिति में उसका परिवार बहुत अमीर होना चाहिए, लेकिन यह महिला वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। वह जहां भी जाती है, पीछे पीछे पुरुषों का एक समूह चल रहा होता है। मैं शर्त लगाता हूं कि इन लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे पहले कि टैन जेन गपशप खत्म कर पाता, उसने अंकल सन को सिगरेट पकड़े हुए देखा। उसने अजीब भाव से सीधे अपने पीछे देखा। मुंह में सिगरेट लेकर तान जेन पीछे मुड़ा और शाप दिया, लानत है। पता चला कि चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों पर करीब 20 लोग ही खड़े थे। उनमें से कुछ लोग उसकी ओर देख रहे थे और हंसने के लिए अपना मुंह ढक रहे थे। जिस महिला का उसने उल्लेख किया था वह इस समय थोड़ी सी तमतमा रही थी। वह उसके पीछे अपनी बाहें फैलाकर खड़ी थी, उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से भरी हुई थी। जब उसने तान जेन को मुड़कर अपनी ओर देखते देखा, तो उसने अपनी आंखें थोड़ी घुमा ली। एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। शायद यह एक भ्रम था, लेकिन ऐसा लगता है कि तान जेन ने महिला को ये बात कहते हुए सुना था। हालांकि ये देखते हुए कि वह वास्तव में दूसरे पक्ष का रास्ता रोक रहा था, तान जेन जल्दी से दूर चला गया। फिर 20 से अधिक लोग एक के बाद एक नीचे चले गए। उनमें से कई पुरुष उसे देखकर अस्पष्ट ढंग से मुस्कुराए। सूट पहने एक युवक ने चुपचाप तान जेन को थम्स अप कर दिया। भाई, तुम बहुत अद्भुत हो। हाँ सही। दूसरों की पीठ पीछे उनके बारे में बात करते हुए पकड़े जाने के बाद अजीब महसूस न करना असंभव था। टैन जेन ने अपनी आंखें घुमाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे चलने से पहले कुछ देर अंकल सन के साथ बातचीत करने लगा। इस अध्याय के उपलब्ध होने का प्रारंभिक उदाहरण N0V3L बिन पर हुआ। इससे पहले कि वह सीढ़ियों से बाहर निकल पाता, उसने एक मोटे आदमी को देखा जो ठेकेदार जैसा लग रहा था और मजदूरों पर चिल्ला रहा था, अभी ऊपर से आदेश आए हैं। आपसे आपको सीढ़ियों पर धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा आप पर 2000 युआन का जुर्माना लगाया जाएगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, बूढ़े धूम्रपान करने वाले विलाप करने लगे। तान जेन अपनी गर्दन सिकुड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने मन ही मन सोचा कि यह उस औरत का अभी अभी बदला होगा। दुर्भाग्य से सभी को फंसाया गया। मॉल से बाहर आने के बाद तान जेन साथ साथ टहलने लगा। संयोगवश उसने सड़क के किनारे एक और टेरन कार खड़ी देखी। उस समय उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो करीब से देखने के लिए झुक गया। जितना अधिक उसने इसे देखा, उतना ही अधिक उसे महसूस हुआ कि यह वाहन वैकल्पिक दुनिया के कठिन जंगल में उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त था। महंगी और बड़ी ऑफ रोड गाड़ियों की तुलना में ये सस्ती और छोटी गाड़ी स्पष्ट रूप से बेहतर थी। भंडारण स्थान की मात्रा का अनुमान लगाने और यह पुष्टि करने के बाद कि यह ऐसी कार को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद संग्रहित कर सकता है, तान जेन तुरंत स्टोर में चला गया और बॉस को बाहर बुलाया। उसने कीमत पूछी और मोलभाव किया।
अंत में उन्होंने 2 कारें खरीदने के लिए कहा और लगभग 60,000 युआन खर्च किए। बॉस ने सुझाव दिया कि तेल की बाल्टी में गैस भर दी जाए। कार शुरू करने के बाद उन्होंने तान जेन को बाहर निकलने और कार की स्थिति की पुष्टि करने के लिए कहा। फिर बॉस ने एक अन्य युवक को बुलाया और वे दोनों टैन जेन के साथ कार चलाकर टैन जेन के घर पहुंचे। जैसे ही उसे ऑल टेरन कार मिली, तान जेन बहुत उत्साहित था। एक कार को आंगन में लॉक करने के बाद वह दूसरी कार को सीधे उपनगर के पार्क में ले गया। सड़क पर ट्रैफिक से गुजरने और विभिन्न तरीकों से कार चलाने का अनुभव करने के बाद तान जेन को विशेष रूप से अच्छा महसूस हुआ। एक एसयूवी उसके साथ साथ चल रही थी। खिड़की धीरे धीरे नीचे की ओर लुढ़की, जिससे जू फैंग का कष्टप्रद चेहरा सामने आ गया। तान जेन को एक और टेरन कार चलाते हुए देखकर जू फैंग आश्चर्य से मुस्कुराया। फिर उसने अपना सिर बाहर निकाला और चिल्लाया, बच्चे, क्या तुम थोड़ा और गंभीर हो सकते हो? जल्दी करो और अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाने के लिए ईंटें हटाओ। जू फैंग के मुंह में सिगरेट थी और उसने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखा था। खो जाओ और खेलो, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। जू फैंग ने तान जेन पर सिगरेट का बट फेंका, लेकिन यह उसे नहीं लगा। अपनी आंखें घुमाते हुए जू फैंग ने तान जेन की ओर इशारा किया और धूर्त मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें एक लड़की से क्यों नहीं मिलवाता? आप उसे पार्क में ला सकते हैं, हे। जब तान जेन ने ये सुना तो उसने जू फैंग की कार में सामने वाली यात्री सीट पर नजर डाली। एक खूबसूरत महिला वहां बैठी थी और अपने सेल फोन से खेलने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। इस समय एक चुलबुली और खूबसूरत महिला के साथ उपनगरीय पार्क में गाड़ी चलाते हुए एक मूर्ख को भी पता था कि वह क्या करने जा रहा है। तान जेन इस आदमी की परवाह करने के मूड में नहीं थी जो पूरे दिन वासना में डूबा रहता था। वह खुश हुआ और बाहर चला गया। टीस्क नैतिकता, ये देखकर जू फैंग ने थूक दिया। जिस एसयूवी में वह बैठा था उसने भी गति पकड़नी शुरू कर दी, जिससे तान जेन को धूल का कौर खाना पड़ा। लानत है, तान जेन के शाप देने के बाद उसने अब दूर के ऑफ-रोड वाहन पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कार के प्रदर्शन का परीक्षण करने की इच्छा रखते हुए यात्रा करने के लिए विशेष रूप से उबड़-खाबड़ इलाके को चुना। ये जानना जरूरी था कि हालांकि वैकल्पिक दुनिया का जंगल कठिन था, फिर भी अधिकांश जमीन अभी भी उबड़-खाबड़ और घास फूस से भरी हुई थी। यह अभी भी अनिश्चित था कि क्या ये कार अनुकूलित हो सकेगी। तान जेन ने हर जगह कार की सवारी की। वह पहाड़ी पर, खाई में, रेत में और घास में गया। उन्होंने अच्छा समय बिताया और कार के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट थे। ये देखते हुए कि शाम के 9 बज रहे थे और पार्क शहर से कुछ दूरी पर था, तान जेन और टेरन कार में सवार हो गए और सीधे पहाड़ से नीचे चले गए। घर लौटने के बाद वह सबसे पहले नहाया और नहाने से पहले साधारण भोजन किया। अगले 2 दिनों के बाद लोहार की दुकान के मालिक ने फोन किया और तान जेन को सूचित किया कि कृपाण तैयार हैं। तान जेन लोहार की दुकान पर पहुंचे और लोहार की दुकान के मालिक को बियर पीते देखा। कुछ देर तक अभिवादन और बातचीत करने के बाद तान जेन ने कोने में अपना सामान देखा। सभी कृपाण एक साथ बड़े करीने से बंधे हुए थे। तान जेन ने उनमें से एक को बाहर निकाला और जांच की। ये पुष्टि करने के बाद कि यह कृपाण एक लोहार द्वारा 2 भागों में विभाजित कार के हिस्से का उपयोग करके बनाई गई थी, वह संतुष्ट हो गया। ब्लेड लंबा था लेकिन पतला नहीं। इसका वजन मध्यम और छूने में आरामदायक था और धार बहुत तेज और सख्त थी। आपका कौशल बहुत अच्छा है, तान जेन ने प्रशंसा की। बाकी माल चुकाने के बाद उसने लोहार से उसी शक्ल के हिसाब से 500 रुपये और बनवा लिए। जिस लोहार को दूसरा सौदा मिला वह बहुत खुश हुआ। हाल ही में उनके पास बहुत कम ग्राहक थे और उनका व्यवसाय भी बंद होने वाला था। कहा जा सकता है कि तान जेन के आदेश ने उनके व्यवसाय को पुनर्जीवित कर दिया और इससे उन्हें उन कौशलों को प्रदर्शित करने की भी अनुमति मिली जो उनके पूर्वजों से प्राप्त हुए थे। यदि तान जेन ऑर्डर देना जारी रख सकता है तो अगले साल इस समय उसे अपने बेटे की शादी के लिए आवश्यक घर और सगाई के उपहारों के बारे में चिंता नहीं करनी होगी। तान जेन को नहीं पता था कि लोहार क्या सोच रहा था। उसने प्रत्येक हाथ में बंधे हुए स्टील कृपाणों के केवल 2 ढेर उठाए और आसानी से उसे टैक्सी में रख दिया। जब लोहार ने, जो हमेशा अपने आप को मजबूत होने पर गर्व करता था, ये दृश्य देखा तो वह आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने मन ही मन सोचा कि यह बच्चा कितना ताकतवर है। अगले आधे दिन के बाद तान जेन ने पहले ही सभी चीजें तैयार कर ली थी। फिर उसने उन्हें हिलाना शुरू कर दिया। इस बार उसने बहुत सारा सामान तैयार किया था। भले ही उसके स्थान का आयतन 1 घन मीटर हो, फिर भी उसे इसमें बहुत समय लगा। उसने इन हथियारों को गड्ढे में छिपा दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी से छिपा दिया कि रास्ते से गुजरने वाले पथिक उन्हें न पहचाने। जब वह अगली बार वापस आएगा तो वह इन स्टील ब्लेडों को वांड्रा मार्केट में वापस ले जाने के लिए कियान लॉन का नेतृत्व करेगा। इन चीजों को खत्म करने के बाद तान जेन ने घर वापस टेलीपोर्ट किया। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 25। C25। अजीब। तान जेन ने अपने हाथ में नोटबुक को पलटा और अपनी कलम से उन वस्तुओं को खुर्च कर निकाला जो उसने पहले ही खरीद ली थी। इस बार वह बहुत सारी चीजें खरीदना चाहता था।
यह अवश्यंभावी था कि अगर वह उन्हें अकेले अपनी यादों के साथ खरीदना चाहेगा तो गलतियां होंगी, इसलिए उसने उन वस्तुओं को एक एक करके रिकॉर्ड किया जिन्हें वह खरीदने के लिए तैयार था। एक अच्छी याददाश्त एक घटिया कलम और नोटबुक से कमतर थी। खरीदी जाने वाली शेष कुछ वस्तुओं पर नजर डालने के बाद तानजेन ने नोटबुक पर रिकॉर्ड फाड़ दिए और उन्हें जलाकर राख कर दिया। कागज की धूल को धोने के लिए शौचालय में फेंकने के बाद उसने और अधिक खरीदने के लिए बाजार जाने की योजना बनाई। वास्तव में टैनजेन द्वारा खरीदी गई वस्तुओं में कोई पैटर्न नहीं था। उसने बस प्रत्येक प्रकार में से कुछ खरीदने की कोशिश की ताकि वह देख सके कि भविष्य में जब वह उन्हें बेचेगा तो कौन सा सामान बेहतर बिका। वह बाजार में खरीदारी के लिए सामान का चयन कर रहा था। वह पूरी दोपहर व्यस्त रहा, लेकिन उसका मूड अभी भी थोड़ा उदास था। उनके अवसाद के एक से अधिक कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि जिस रहस्य को वह छिपाए हुए था, उससे उसका मन घबराया हुआ रहता था। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से दूर नहीं किया जा सका। जब तानजेन सड़क पर चलता था, तो वह विशेष रूप से उसे देखने वाली निगाहों के प्रति संवेदनशील होता था। उसके दिल में हमेशा एक छिपा हुआ डर रहता था। उसे डर था कि दूसरा पक्ष उसका रहस्य जान लेगा। वास्तव में तानजेन खुद ये बात अच्छी तरह से जानता था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। एक छोटी सी रेस्तरां में रात्रिभोज के बाद तानजेन धीरे धीरे सड़क पर चला गया और अचानक एक नए खुले कैसीनो के सामने आ गया। नवीनीकरण शानदार और रंगीन था। सुंदर पुरुष और सुंदर स्त्रियां अंदर बाहर आते जाते रहते थे और समय समय पर हर्षित और निर्भीक हंसी सुनाई देती थी। इस हंसी की खुशी ने तानजेन को स्तब्ध कर दिया। एक पल की झिझक के बाद तानजेन अंदर चली गई। कैसीनो बाहरी वातावरण से बिल्कुल अलग दुनिया था। चकाचौंध रोशनी के नीचे बहरा कर देने वाली लय उसके कानों में भर गई। केवल इसी क्षण और स्थान पर लोग उन भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं जिन्हें वे आमतौर पर जारी नहीं कर पाते। संगीत ने लोगों के लिए यहाँ की लय का आंख बंद करके अनुसरण करना और मानव स्वभाव के जंगली पक्ष को जी भर कर दिखाना आसान बना दिया। कुछ देर तक दरवाजे पर खड़े रहने के बाद तानजेन फिर भी अंदर चला गया। तानजेन ने शराब की कुछ बोतलें मांगी और कोने में एक मेज पर बैठ गया। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपने कप में शराब पी, तानजेन ने डांस फ्लोर पर विभिन्न पुरुषों और महिलाओं को देखा, लेकिन उसे लगा कि ये दुनिया उसकी दुनिया से बहुत अलग थी। दो दुनियाओं के बीच की यात्रा, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष और इस अवधि के दौरान अनुभव एक व्यक्ति को पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त थे। तानजेन को अब ऐसा महसूस हुआ, शायद इसलिए कि उसका मूड खराब था। तानजेन ने बहुत जल्दी शराब पी ली। जल्द ही मेज शराब की बोतलों से भर गई और वह थोड़ा नशे में था। हालांकि उन्होंने नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने किसी को शराब परोसना जारी रखने के लिए बुलाया। नशा करने से हजारों चिंताएं दूर हो सकती हैं। शायद उसे नशे की जरूरत थी। फिर वह अगली सुबह उठेगा और अपने इच्छित जीवन के लिए लड़ने के लिए अतीत की हर चीज को त्याग देगा। दुर्भाग्य से चीजें कभी भी योजना के अनुसार नहीं होती। तानजेन केवल नशे में धुत होना चाहता था, लेकिन मुसीबत उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कुछ ही दूरी पर एक मेज पर 10 से अधिक पुरुष और महिलाएं एक साथ इकट्ठे हुए थे, बेईमानी से खेल रहे थे। उनमें से भारी मेकअप वाली एक महिला ने गलती से तानजेन को देखा, जो अकेले शराब पी रही थी। उसकी नशीली आंखों में नफरत की झलक झलक उठी। वह तानजेन की बहन की सहपाठी थी। वह एक बार एक लंबे, अमीर और सुंदर आदमी का पीछा कर रही थी, लेकिन वह उससे बात नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उसे तानजेन की बहन से विशेष लगाव था और उसने बार बार उसके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उस समय उनकी बहन का ध्यान पढ़ाई पर था और उन्होंने इस सहपाठी की खोज को नजरअंदाज कर दिया। अंत में इस महिला को पता चल गया और वह तानग्याजी को सबक सिखाने के लिए कुछ लोगों को ले आई। अंत में तानजेन को इसका सामना करना पड़ा। दोनों पक्षों में लगभग लड़ाई हुई, लेकिन अंत में मामला सुलझ नहीं सका। शायद ईर्ष्या के कारण उसने सोचा कि तानजेन और उसकी बहन ने उसकी संभावनाओं को बर्बाद कर दिया है, इसलिए ये शिकायत बनी। बाद में महिला का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और उसका अपने पिता के साथ बड़ा झगड़ा हुआ। फिर वह घर से भाग गई और एक परिचित गुंडे के साथ रहने लगी। तानजेन से गलती से मिलने के बाद उसके दिल में नफरत शराब की मदद से भड़क उठी और वह विशेष रूप से बाहर निकलना चाहती थी। उसकी धुंधली आंखों में एक क्रूर चमक चमक उठी। जब महिला ने तानजेन की ओर देखा, तो उसके लाल गाल हिल गए। वह घूमी और अपने बगल वाले आदमी और औरत से बुदबुदाया। फिर इन लोगों ने तानजेन की दिशा में देखा। जल्द ही 3 पुरुष और 2 महिलाएं खड़े हो गए और तानजेन की ओर बढ़े। कसे हुए कपड़े और गंजे सिर वाला एक मांसल आदमी तानजेन के सामने बैठा और उसे घूर रहा था। अन्य पुरुषों और महिलाओं ने मुस्कुराते हुए उसे घेर लिया और तानजेन को घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई शो देख रहे हों। तानजेन ने अपनी पलकें उठाई और दूसरे पक्ष की ओर देखा। वह पीछे झुका और धीरे धीरे पीने के लिए बियर की दूसरी बोतल उठा ली। ये देखकर कि तानजेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, टैटू वाले व्यक्ति की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने खर्राटे लेते हुए कहा, मैं कहता हूँ, तुम दिखावा करने में बहुत अच्छे हो। हे, और तुम कौन हो? तानजेन ने बोतल मेज पर रखी और टैटू वाले आदमी को घूर कर देखा और तिरस्कार के भाव से पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके स्वर ने टैटू गुदवाने वाले व्यक्ति को उत्तेजित कर दिया हो।
दूसरा पक्ष अचानक उठ खड़ा हुआ और तानजेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। एक हल्की सी चमक के साथ तानजेन ने दूसरे पक्ष को चकमा दे दिया। एक ठंडी मुस्कान के बाद उसने दूसरे पक्ष का पिछला कॉलर पकड़ लिया। उसके हृदय में दबी हुई बहुत सी बातें इस क्षण अचानक फूट पड़ी, जिससे उसकी अभिव्यक्ति उग्र हो गई। ये देखकर टैटू वाले आदमी के साथी आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन तानजेन ने उन्हें दूर धकेल दिया। फिर उसने टैटू वाले आदमी को बाहर खींच लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टैटू वाले व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया और श्राप दिया, वह तानजेन की पकड़ से बच नहीं सका। तानजेन की बांह लोहे की तरह थी, जिससे संघर्षरत टैटू वाले व्यक्ति को डर का एहसास हो रहा था। टैटू वाले व्यक्ति के साथी उसी समय वहां पहुंचे और तानजेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें भी धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही मिनटों में तानजेन ने टैटू वाले व्यक्ति को बाहर खींच लिया। टैटू वाले आदमी के डरावने शाप के तहत तानजेन पास की गली में बदल गया। पीछे पीछे 10 से अधिक पुरुष और महिलाएं, साथ ही कई दर्शक भी हंगामा देख रहे थे। तानजेन ने टैटू वाले आदमी को दूर फेंक दिया और उन दर्जन भर पुरुषों और महिलाओं को देखा जो बिना रुके कोस रहे थे, जैसे वह जोकरों के एक समूह को देख रहा हो। धिक्कार है, एक छोटे बालों वाले व्यक्ति ने शाप दिया और तानजेन पर अपने हाथ में शराब की बोतल घुमा दी। उसके पीछे कुछ लोग भी थे जिन्होंने उसी समय तानजेन को घेर लिया। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वे उसके पास पहुंच पाते, सामने वाले व्यक्ति ने गुर्राना शुरू कर दिया और उसे लात मारकर पीछे धकेल दिया गया। हालांकि तानजेन की चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी, फिर भी वह ऐसा कुछ नहीं था जिसका ये गुंडे विरोध कर सकें। आखिरकार वह तुरंत अपने शरीर की सारी शक्ति के साथ विस्फोट कर सकता था, और उसके हमलों की घातकता बहुत भयानक थी। जैसे ही वे लड़े, दूसरा पक्ष छूट गया और जल्द ही जमीन पर गिर गया, उठने में असमर्थ हो गया। फिर तानजेन गुस्सा जाहिर कर रही थी। उसने दाएं बाएं मुक्का मारा और लातें मारी। कोई भी उसके आक्रमण का सामना नहीं कर सका। वे सभी जमीन पर गिर गए। 1 मिनट से भी कम समय में सभी लोग दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। ये तब भी था जब तानजेन ने अपनी ताकत को दबा दिया था। वे केवल एक क्षण के लिए दर्द में थे और संभवतः जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आखिरकार, अगर तानजेन पूरी तरह से बाहर चला गया होता, तो निश्चित रूप से इस समय वे सभी लाशें होते। तानजेन ने आह भरी और जमीन पर लुढ़कती आकृतियों को देखा। उसे बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। इस अध्याय की प्रारंभिक पोस्टिंग नवंबर EUROLB-N के माध्यम से हुई। हैरान दर्शकों को नजरअंदाज करते हुए तानजेन धीरे धीरे महिलाओं में से एक के सामने चली गई और उसे चिढ़ाने वाली निगाहों से देखा। दूसरे पक्ष द्वारा उसकी नजरों से बचने के बाद तानजेन अचानक बाहर पहुंचा और दूसरे पक्ष के चेहरे पर चुटकी काट ली। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, तुम्हारा नाम है लिटिल फे, है ना? अगली बार ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। तानजेन का मुंह शराब की गंध से भर गया था क्योंकि वह भीड़ को धक्का देकर दूर चला गया। अगली सुबह तानजेन, जो अपनी नींद से जागा, उसे याद आया कि कल रात क्या हुआ था और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कड़वाहट से शाप दिया। पहले वह कम प्रोफाइल रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन अंत में शराब पीने से चीजें और खराब हो गईं। अब वह चाहकर भी कम प्रोफाइल नहीं रख सकता था। हालांकि चूंकि यह पहले ही हो चुका था, इसलिए उसने प्रकृति को अपना काम करने दिया। तानजेन ने पहले ही अपना मन बना लिया था। एक बार जब मूल दुनिया में किसी को उसका रहस्य पता चल गया, तो वह केवल उन्हें हमेशा के लिए बंद करने का विकल्प चुन सकता था। अपने सुन्नत सिर को रगड़ते हुए तानजेन ने अपना चेहरा ठंडे पानी से धोया। एक पल झिझकने के बाद उसने अपना फोन निकाला। संपर्क जू फैंग था। इसकी मदद नहीं की जा सकी। इस बच्चे के कानून के दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध थे। उसके बारे में कई चीजें वास्तव में उसकी मदद के बिना नहीं की जा सकती थी। उसी समय जब तानजेन ने कॉल किया, जू फैंग एक खूबसूरत युवा महिला के साथ कार के शॉक अवशोषक के प्रभाव का परीक्षण कर रहा था। जब फोन की घंटी बजी, तो वे दोनों बातचीत में व्यस्त थे। ये देखकर कि यह तानजेन था, जू फैंग ने लापरवाही से उसे उठा लिया। हेलो, क्या बात है? मैं व्यस्त हूँ। तानजेन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और जारी रखा, मैंने कल रात उस नए कैसीनो के प्रवेश द्वार पर लड़ाई की। मुझे आसपास पूछने में मदद करें। यदि कुछ है, तो उसे मेरे लिए निपटाने की पूरी कोशिश करें। यदि आपको मुझसे भुगतान की आवश्यकता हो तो बस मुझे बताएं। अरे, तो ये तुम थे। तुम सच में भयंकर हो। आपने अकेले ही 8 को हरा दिया। क्या तुमने बाघ के चाबुक का एक बेसिन खाया? फोन के दूसरे छोर पर जू फैंग की कर्कश आवाज सुनाई दी। उसके स्वर में आश्चर्य और उपहास की झलक थी। ये सुनकर तानजेन ने आह भरी। अरे, इसकी खबर तेजी से फैल गई। जू फैंग रुका और जारी रखा, उन कुछ सड़े हुए लहसुनों में से एक मेरा साथी है। वह आमतौर पर सामान्य लोगों के साथ शांत व्यवहार करता है, लेकिन जब वह किसी सख्त व्यक्ति से मिलता है, तो वह आज्ञाकारी हो जाता है। मैं उसे बाद में कॉल करूंगा और सब ठीक हो जाएगा। हालांकि एक आदमी है जिसकी हड्डियां आपने तोड़ दी हैं। वह हमारे फेडरल सिटी पुलिस स्टेशन के उप निदेशक का बेटा है। उनके परिवार के पास कुछ शक्ति है, इसलिए मुझे डर है कि यह काफी परेशान करने वाला होगा। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 26।
C26 डॉट आकाश से उतरता हुआ राक्षस। जैसा कि अपेक्षित था, जू फैंग के अगले शब्दों ने तान जेन के अनुमान की पुष्टि की। जू फैंग ने कहा, मैंने सुना है कि उस लड़के के पिता अब बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने हमें शामिल करने के लिए अपने संबंधों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। शहर ने जांच भी शुरू कर दी है। मुझे डर है कि उन्हें तुम्हें ढूंढने में देर नहीं लगेगी। तान जेन का दिल फिर से डूब गया। उसे अभी भी इस बात का आभास था कि कल रात क्या हुआ था। हालांकि जब उसने हमला किया तो वह पीछे हट गया, फिर भी उसकी ताकत बहुत शक्तिशाली थी। देखने से लग रहा था कि मामला थोड़ा तूल पकड़ चुका है। एक पल की चुप्पी के बाद तान जेन ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं मिल गया तो क्या होगा? ये बुरा होगा। आप शायद इससे बच नहीं पाएंगे और इसके लिए आपको भुगतान करना होगा और कुछ वर्षों के लिए जेल जाना होगा, इसलिए आपको जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए। जू फैंग के शब्दों ने तान जेन का दिल दहल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका क्षणिक नियंत्रण खोने से ऐसा परिणाम होगा। इससे उनकी मूल योजना तुरंत बाधित हो गई। हालांकि इस अवधि के दौरान उनके अनुभव ने उन्हें काफी विकसित कर दिया था, इसलिए उन्होंने जल्दी ही अपनी भावनाओं को स्थिर कर लिया। उसके मन में तुरंत कई विचार कौंध गए। यदि वह इससे बच सकता तो वह इससे बचता। यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो वह बस भाग जाएगा और अपना सारा ध्यान वैकल्पिक दुनिया के विकास पर केंद्रित कर देगा। ये सोचकर तान जेन ने तुरंत एक निर्णय लिया। जैसे ही जू फैंग ने बोलना समाप्त किया, तान जेन का उत्तर सरल और सीधा था। फैंग, मैं अभी भी कुछ और बंदूकें लेना चाहता हूँ। ये सबसे अच्छा है अगर यह एक राइफल और कुछ किलोग्राम विस्फोटक डेटोनेटर हो। जब जू फैंग ने ये सुना तो वह दंग रह गया। उसने अवचेतन रूप से अपनी पीठ सीधी कर ली, लेकिन उसका सिर कार की छत से जोर से टकराया। अपना सिर रगड़ते हुए जू फैंग ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, तान जेन, क्या किसी जंगली गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मारी है? तुम्हें बंदूक और डेटोनेटर चाहिए। वास्तव में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जू फैंग ने जारी नहीं रखा, लेकिन तान जेन अच्छी तरह से जानता था कि वह क्या सोच रहा था। तान जेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं बस एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो जीवित रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक मुझे अपनी जान जोखिम में डालने लायक कोई व्यक्ति नहीं मिला। बकवास बांध कर आप मदद करेंगे या नहीं? यदि नहीं, तो मैं देखूंगा कि क्या मैं मदद के लिए किसी और को बुला सकता हूँ। ये सुनकर जू फैंग ने व्यंग्य किया, तुम्हें जेल जाने का डर नहीं लगता? जो चीज आप चाहते हैं उसे प्राप्त करना मेरे लिए एक छोटी सी बात है। आखिरकार इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं है जो मैं, यंग मास्टर फैंग, प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आप पूरे रास्ते जाने की योजना बना रहे हैं। मैं तुम्हें अब और नहीं मनाऊंगा। जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर होंगे। इस अध्याय के उपलब्ध होने का प्रारंभिक उदाहरण N0V3L बिन पर हुआ। इधर उधर पूछना बंद करो। ये चीजें बहुत संवेदनशील हैं। अगर कोई गलत इरादे से आपको निशाना बनाता है तो आप उसका परिणाम सहन नहीं कर पाएंगे। तान जेन इससे बहुत सहमत थे। यही कारण था कि उन्होंने सीधे जू फैंग की तलाश की। वे अच्छे भाई थे, इसलिए चाहे कुछ भी हो, यह अधिक सुरक्षित था। जैसे ही वह जू फैंग से पूछने ही वाला था कि वह इसे कब प्राप्त कर सकता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष पहले ही उत्तर दे देगा। मेरे कॉल का इंतजार करो। पर्याप्त नकदी तैयार करना याद रखें। हमें सीमा पर जाना पड़ सकता है। फोन रखने के बाद टैन जेन अपना बैकपैक ले जाने और टेलीपोर्टेशन को सक्रिय करने से पहले कुछ देर के लिए चुप हो गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, तान जेन को महसूस हुआ कि बिल्डिंग वर्ल्ड की हवा एक अवर्णनीय दमनकारी आभा से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो हवा में हल्की गंधक की आभा तैर रही हो। इसी समय उसके सामने जंगल में रोशनी कम होने लगी। एक अतुलनीय भारी काला बादल हवा में एक काले शीशे के खंड की तरह तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो वह किसी भी समय गिर सकता हो। जंगल में समय समय पर सुनाई देने वाली राक्षसी दहाड़े पहले ही गायब हो चुकी थी। इस समय तान जेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नरक के किनारे पर था। डॉट वास्तव में क्या हुआ? तान जेन हैरान थी। उसने सावधानी से चारों ओर देखा और उसी समय मानचित्र की जांच की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जैसे ही वह उठकर घुमक्कर शहर की ओर जाने वाला था, तान जेन की आकृति अचानक रुक गई। फिर वह तेजी से जमीन पर रेंगा और अपनी सांसें रोक ली। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। उसके सामने शांत दिखने वाला जंगल पहले से ही उसके नक्शे में विकृत हो गया था, जैसे कि अदृश्य हाथों की एक जोड़ी पूरी जगह को विकृत कर रही हो। फिर विकृत लहरों में काली दरारों के निशान दिखाई दिए, जो एक भयानक आभा प्रकट कर रहे थे। साथ ही हवा में गंधक की गंध और भी तेज हो गई। तान जेन ने मानचित्र को ध्यान से देखा। उसने देखा जैसे जैसे काली दरारें बड़ी होती गईं, हल्का सा कुछ हिस्सा लग रहा था जैसे दरारों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा हो। यह एक इमारत की रूपरेखा थी। इसका स्वरूप अजीब और भयावह था, जिससे एक अशुभ और क्रूर आभा प्रकट हो रही थी। उसी समय दरारों से दयनीय और क्रोधित दहाड़ें आने लगी। इस ध्वनि से सिर में सिहरन पैदा हो गई। जैसे जैसे इमारत का आकार बड़ा होता गया, तान जेन ने अंततः इमारत का स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा। ये लगभग 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक विचित्र इमारत थी। ये लगभग दर्जनों मीटर ऊंचा था और 9 मंजिलों में विभाजित था। प्रत्येक मंजिल के बाहर अजीब प्राणियों की अनगिनत मूर्तियां थीं,
जो सजीव और अतुलनीय रूप से क्रूर लग रही थी। तान जेन वास्तव में इन मूर्तियों द्वारा दर्शाए गए प्राणियों को नहीं जानता था। एकमात्र चीज जिसने तान जेन को अजीब महसूस कराया वही ये थी कि यह इमारत वास्तव में एक जीर्ण शीर्ण एहसास दे रही थी, जैसे कि यह एक खंडहर हो। ये हो सकता है। टैंग जेन के दिमाग में एक विचार कौंध गया और वह शांति से देखता रहा। जैसे ही इमारत पूरी तरह से काले अंतराल से मुक्त हो गई, उसके पास छोटे काले अंतराल दिखाई दिए और फिर धीरे धीरे बड़े हो गए। आकृतियां जो या तो क्रूर, लंबी या भयावह थी, एक अशुभ काली धुंध के साथ इन अंतरालों से बाहर निकल गईं। तान जेन ने काली दरार से बाहर आती आकृतियों को देखा। उसकी सांसें और तेज हो गईं और उसकी अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। संसार में एक रोशनी चमकती हुई प्रतीत हुई और फिर सभी काली दरारें तुरंत गायब हो गईं। वे इमारतें और आकृतियां प्रक्षेपण द्रव में भीगी तस्वीरों की तरह थीं, जो जंगल में कण-कण करके दिखाई दे रही थी। जब तान जेन जंगल में पतली हवा से दिखाई देने वाली इन इमारतों और आकृतियों को देख सका, तो वह पहले ही स्तब्ध अवस्था में गिर गया था। ठीक वैसे ही जैसे जब ये पहली बार दिखाई दी थी, तो इमारत से एक भयानक आभा निकल रही थी, मानो इसकी एक नजर से ही कोई किसी व्यक्ति की आत्मा चुरा सकता है। इमारत के चारों ओर जो आकृतियां दिखाई दी, वे टूटे हुए कवच में अनगिनत लाशें थीं, जिनके हाथ में तलवारें, भाले और हलबे थे, मानो वे परगेटरी युद्ध क्षेत्र से रेंगकर बाहर आए हों। उनके पूरे शरीर पर निकली त्वचा हल्के हरे और बैंगनी रंग की थी। उनके कवच और हथियार खून और धुएं से ढके हुए थे, और उनकी खून से लाल आंखें भयंकर रोशनी से चमक रही थीं। जैसे ही तान जेन ने सैनिकों में से एक को कृपाण और ढाल के साथ देखा, शब्दों का एक समूह अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया। कृपाण शील भूत सैनिक, स्तर 2 राक्षस। ये दर्द से नहीं डरता और इसमें असाधारण ताकत है। दोष है डर को जलाना। उसके बगल में तलवार चलाने वाले राक्षस को देखकर इसे घोस्ट सोल्जर कमांडर लेवल 3 राक्षस के रूप में प्रदर्शित किया गया था। दर्द से नहीं डरता, बेहद मजबूत, अपेक्षाकृत तेज, 2 शाख से डरता है। हवा से प्रकट हुए इन राक्षसों को देखकर तान जेन तुरंत समझ गया। तो इस दुनिया के राक्षस और जंगली इमारतें वास्तव में इतने अजीब तरीके से प्रकट हुई। तो क्या अन्य सभी राक्षस इसी प्रकार प्रकट हुए? ये राक्षस कहाँ से आए और क्या ये इसी दुनिया के थे? तान जेन ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उसके पास उतने ही अधिक प्रश्न थे। निंग निंग, भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर लगभग 3 मीटर लंबी एक विशाल आकृति इमारत से बाहर चली गई। इसने अजीब काला कवच पहना हुआ था, जिसका अधिकांश भाग पहले ही टूट चुका था। उसके हाथ में एक विशाल कृपाण थी जो उसके शरीर से भी ऊंची थी। कृपाण काली धुंध में लिपटा हुआ था। राक्षस के हेलमेट का आधा हिस्सा पहले ही अंदर धंस चुका था। कवच रहित क्षेत्र काले तीरों से भरे हुए थे, जिनमें से अधिकांश टूटे हुए थे। जब भी इसके लड़ाकू जूते जमीन पर पड़ते थे तो भारी आवाज होती थी, जिससे इसके शरीर का वजन दिखाई देता था। जब तान जेन ने विशाल राक्षस को देखा, तो वह वास्तव में कोई जानकारी नहीं देख सका। इस परिणाम से उसका हृदय कांप उठा। जब तक ये राक्षस उससे 3 स्तर से अधिक ऊपर नहीं था, तब तक उसकी जानकारी उसके सामने प्रदर्शित की जा सकती थी, लेकिन इस विशाल राक्षस का स्तर वास्तव में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब यह था कि इस राक्षस का स्तर 5 स्तरों से अधिक था, जिसका अर्थ था कि यह 6ठे स्तर से ऊपर की विशेष क्षमताओं वाला एक स्वामी स्तर का राक्षस था। यदि ऐसा कोई राक्षस घुमक्कड़ नगर में प्रकट हो जाए, तो इतना मानने के लिए पर्याप्त था कि खून की नदियां बह जाएं। आखिरकार घुमक्कड़ नगर में सबसे अधिक खेती वाला व्यक्ति स्तर 4 पर ही था। जैसे ही तान जेन ने गुप्त रूप से इस प्रभु स्तर के राक्षस को देखा, राक्षस को कुछ महसूस हुआ। उसका विशाल सिर धीरे धीरे तान जेन की दिशा में मुड़ गया। तान जेन का दिल कांप उठा और उसने झट से अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमा ली। इस भयानक राक्षस के पास वास्तव में इतनी तीव्र इंद्रियां थीं। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में खोज करते समय उसे अधिक सावधान रहना होगा। दुर्भाग्य से प्रभु स्तर के राक्षस ने जासूसी के स्रोत का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाया और अजीब अक्षरों का उत्सर्जन करते हुए इशारा किया। फिर कई सेबर शील्ड घोस्ट सोल्जर्स पंक्तिबद्ध हो गए और तान जेन की दिशा में चले गए। उसी समय जहां वह छिपा हुआ था, वहां कई राक्षस धनुष बाण लेकर तितर बितर होने लगे। तान जेन का दिल कांप उठा। वह मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। उसका लक्ष्य घुमक्कड़ नगर की ओर था। ऐसा नहीं था कि उसने तुरंत दूर टेलीपोर्ट करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन समस्या यह थी कि वह वापस उसी स्थान पर टेलीपोर्ट करेगा जहां से उसने टेलीपोर्ट किया था। अब जबकि यह स्थान पहले से ही जंगली राक्षसों का अड्डा बन चुका था, कौन जानता था कि जब वह वापस टेलीपोर्ट करेगा तो उसे और अधिक राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह केवल जल्द ही इस जगह से बच सकता था, जितना दूर उतना बेहतर। तभी वह अधिक सुरक्षा गारंटी प्राप्त कर सका। टैंग जेन के भागने ने तुरंत सेबर शील्ड घोस्ट सोल्जर का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही लगभग सभी राक्षस घबरा गए। उन सभी धनुर्धर राक्षसों ने अपने अपने धनुष और नोक वाले बाण चढ़ाए। फिर हवा में काले तीरों की बारिश की लहर दौड़ गई। तीरों की इस लहर ने उसके चारों ओर 10 मीटर का क्षेत्र घेर लिया। चकमा देना असंभव था। तेरी की, तान जेन ने अपने दिल में शाप दिया। जैसे ही तीरों की बारिश उस पर होने वाली थी, उसने तुरंत टेलीपोर्टेशन सक्रिय कर दिया।
पलक झपकते ही घर लौटने के बाद तानजेन ने ग्रामीण इलाकों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़ा लोहे का बर्तन उठाया, जिसे उसने कोने में फेंक दिया था और उसे अपनी पीठ पर सुरक्षित कर लिया। ये लोहे का बर्तन मूल रूप से मुरोंगजियान के लिए खाना पकाने के लिए खरीदा गया था, लेकिन अब ये तीरों को रोकने के लिए सबसे अच्छा रक्षा उपकरण बन गया था। एक अन्य धुंधले रूप में टैंजेन बिल्डिंग वर्ल्ड में दिखाई दिए। हालांकि इस समय वह अपनी पीठ पर एक बेहद अजीब बड़ा बर्तन ले जा रहा था, जो बेहद हास्यास्पद लग रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, सेबर शील्ड गोस्ट सोल्जर्स अभी भी उस स्थान पर थे जहां वह गायब हो गया था। जब उन्होंने उसे प्रकट होते देखा, तो वे तुरंत दहाड़ने लगे और टूटी कृपाणों के साथ उसका पीछा करने लगे। तानजेन झिझकने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। वह तुरंत बर्तन लेकर भागा। उसके पीछे बाणों की वर्षा हुई, जिससे लोहे का बर्तन बिना रुके बजने लगा। कुछ तीर लोहे के बर्तन से होकर गुजरे और उसे घायल कर दिया, लेकिन क्योंकि तीर उसके शरीर पर रक्षा और ताकत से कमजोर हो गए थे, इसलिए उन्होंने उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। तानजेन एक ही बार में धनुष की प्रभावी सीमा से बाहर भाग गया, लेकिन उसके शरीर पर लोहे का बर्तन पहले से ही बेकार था। उसके पीछे सेबर शील्ड गोस्ट सोल्जर्स अभी भी लगातार उसका पीछा कर रहे थे। तानजेन ने घूमकर अपने पीछे पीछा करने वाले राक्षसों को देखा। उसने फटा हुआ लोहे का बर्तन फेंक दिया और आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट की। इसके बाद दिखावा करने की मेरी बारी है। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 27। C27। जंगली इमारत सोवी राक्षस और उन्नत लड़ाई। इस तरह एक राक्षस द्वारा पीछा किया जाना बहुत कष्टदायक था। यदि वह पलटवार नहीं करता तो उसे अपने जैसा महसूस नहीं होता। हालांकि अगर वह हमला करना भी चाहता, तो उसे पहले दूसरे पक्ष का बेस कैंप छोड़ना पड़ता। अन्यथा अगर उनमें से एक झुंड बाहर आ जाता, तो तानजेन के पास शायद रोने का भी समय नहीं होता। अपना मन बनाने के बाद तानजेन ने जानबूझकर अपनी गति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और सेबर शील्ड गोस्ट सोल्जर से उचित दूरी बनाए रखी। उसने उन्हें अपने पास नहीं आने दिया, लेकिन राक्षसों को आकर्षित करने के लिए उसने पर्याप्त दूरी बनाए रखी। सौभाग्य से इन राक्षसों के पास दूर से हमला करने की क्षमता नहीं थी, अन्यथा तानजेन पर बहुत पहले ही हमला हो चुका होता। हालांकि राक्षस की प्रतीत होने वाली अंतहीन शारीरिक शक्ति की तुलना में तानजेन, जो लंबे समय तक दौड़ चुका था, अब और टिकने में असमर्थ लग रहा था। इस अध्याय की प्रारंभिक पोस्टिंग नवंबर EURO-N के माध्यम से हुई। यदि वह इसी तरह दौड़ता रहा, भले ही तानजेन को सेबर शील्ड गोस्ट सोल्जर द्वारा नहीं मारा गया हो, वह थकावट से गिर सकता है। जैसे ही उसने गहरी सांस ली, तानजेन ने बिजली की गति से अपने भंडारण स्थान से एक पिस्तौल निकाली और अपने निकटतम सेबर शील्ड गोस्ट सोल्जर पर लगातार 3 गोलियां चलाईं। टकराना, टकराना, टकराना। ये 3 शॉट अतुलनीय रूप से तेज थे, जिससे सीधे शील्ड ब्लेड गोस्ट सोल्जर का शरीर बिना रुके कांपने लगा। यहाँ तक कि उसका ब्रेस्टप्लेट भी टूट गया। हालांकि राक्षस के जमीन पर गिरने का दृश्य नहीं हुआ। टैनजेन के 3 शॉट्स ने वास्तव में शील्ड ब्लेड गोस्ट सोल्जर के शरीर पर केवल 3 छोटे छेद छोड़े। अरे बकवास, क्या हो रहा है? तानजेन स्तब्ध रह गया। वास्तव में उसके हाथ में मौजूद हथियार का अपेक्षित प्रभाव नहीं हुआ। उस ढाल भूत सैनिक के शरीर ने तानजेन को यह एहसास दिलाया कि यह नर्म रबर था। जबकि तानजेन अचंभे में था, कुछ सेबर शील्ड गोस्ट सोल्जर्स ने भी उनके और तानजेन के बीच की दूरी को कम करने का अवसर लिया। उनके क्रूर चेहरे बस कुछ इंच की दूरी पर थे। सेबर शील्ड गोस्ट सोल्जर्स में से एक ने पहले ही अपने हाथ में विशाल कृपाण उठा लिया था और करीबी मुकाबले में उस पर हमला करने के लिए तैयार था। तानजेन झिझकने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? वह फिर से अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा। पूरे 1 मिनट तक दौड़ने के बाद वह ढाल वाले भूत सैनिकों से थोड़ा दूर चला गया। हौंफते हुए तानजेन ने इस बार भंडारण स्थान से अपना कृपाण निकाला। जब उसके सबसे निकट का ढाल भूत सैनिक आगे की ओर झुका, तो उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये कृपाण आभा मजबूत और भारी थी। कार के हिस्से से बनी विशाल कृपाण ने ढाल भूत सैनिक के कंधे को बेरहमी से काट दिया। इसने आगे बढ़ना बंद नहीं किया और वास्तव में ढाल भूत सैनिक के कंधे और बांह को काट दिया। अंत में, जैसा कि तानजेन को उम्मीद थी, सेबर शील्ड गोस्ट सोल्जर, जिसका हाथ कट गया था, को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उसका शरीर केवल थोड़ा सा कांपने से पहले ही लड़खड़ा गया और तानजेन पर झपटना जारी रखा। आयो, लानत है, मुझे इससे कैसे निपटना चाहिए? फिर से भागने के लिए मुड़ने से पहले तानजेन ने शाप दिया और दहाड़ लगाई। 2 प्रयोगों ने साबित कर दिया था कि जब तक तानजेन सीधे इस राक्षस को फाड़ नहीं सकता और इसे मार नहीं सकता, भले ही वह इसे कमर पर काट दे, तब भी यह राक्षस उठ सकता है और दुश्मन को काटकर मार सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, जैसा कि डिटेक्टर ने दिखाया, उसे दर्द का डर नहीं था। प्रत्यक्ष शारीरिक युद्ध बेकार था। इस तरह तानजेन इसे मारने के लिए केवल इसकी खामियों का इस्तेमाल कर सकता था। इस विचार पर तानजेन ने टेलीपोर्टेशन को फिर से सक्रिय कर दिया। जब पीछा करने वाले शील्ड गोस्ट सोल्जर ने तानजेन को फिर से बिना किसी निशान के गायब होते देखा, तो वह जोर से दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। फिर यह उस क्षेत्र का चक्कर लगाता रहा जहां वह गायब हो गया था, लेकिन इसने जाने से इनकार कर दिया। जब तानजेन फिर से प्रकट हुआ,
तो उसके पास पहले से ही ईंधन का एक बड़ा बेसिन था। ये वह ईंधन था जिसे उसने ऑल टेरन कार के लिए घर पर संग्रहित किया था। उसे आशा नहीं थी कि इस समय यह उपयोगी होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने सेबर शील्ड घोस्ट सोल्जर्स पर अपना हाथ लहराया, जो उसके प्रकट होने के बाद से फिर से आक्रमण कर रहे थे। उसने इन राक्षसों को ईंधन के एक पूरे बेसिन से भिगो दिया। उसी समय जब उसने अपने हाथ में थामा बेसिन फेंक दिया, तानजेन ने तुरंत ईंधन से ढके हाथ के कागज की एक गेंद जलाई और उसे ढाल भूतों पर फेंक दिया। जलती हुई आग के गोले ने हवा में काला धुआं फैला दिया और ढाल भूत सैनिक पर जा लगा। हल्की धीमी आवाज के साथ आग की लपटें आसमान में उठी। पीछा कर रहे सेबर शील्ड घोस्ट सोल्जर्स तुरंत मानव आकार की मशालों में बदल गए, जो हिंसक रूप से जलने के कारण काला धुआं छोड़ रहे थे। इस दौरान अजीब सी सिसकारी की आवाज भी आ रही थी। यह मांस और चर्बी के जलने की आवाज थी। तानजेन को जो झटका लगा वह यह था कि यद्यपि यह ढाल भूत सैनिक आग में ढके हुए थे, फिर भी उन्होंने अपने हाथ में बड़े कृपाणों को पागलपन से लहराया और जंगल में हर जगह तानजेन का पीछा किया। तानजेन के दिल में सदमा स्पष्ट था। चूंकि उसने सेबर शील्ड घोस्ट सोल्जर्स को चकमा देने की पूरी कोशिश की, जिनकी चाल धीमी होती जा रही थी, फिर भी उसे जलने के बाद उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए समय निकालना पड़ा। कुछ मिनटों तक चकमा देने के बाद असामान्य रूप से मजबूत जीवन शक्ति वाले ये सेबर शील्ड घोस्ट सोल्जर्स अंततः जमीन पर गिर गए और कोयले के ढेर में बदल गए। पास की घास पर उनके जले हुए अंग हर जगह थे। जैसे ही वे दौड़े और तानजेन का पीछा किया, ये टुकड़े हर जगह बिखर गए। तानजेन जमीन पर बैठ गई और जोर से सांस ली। वह पूरी प्रक्रिया से सचमुच थक गया था। जमीन पर सेबर शील्ड भूत सैनिकों की लाशों को देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। हालांकि इन सेबर शील्ड घोस्ट सोल्जर्स को मारने की प्रक्रिया बहुत खतरनाक और परेशानी भरी थी, लेकिन इससे उन्हें एक विचार मिला। भविष्य में वह राक्षसों को मारने के लिए और अधिक लचीले तरीकों का उपयोग कर सकता है। करीबी लड़ाई और शूटिंग युद्ध पैटर्न तक ही सीमित रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उदाहरण के लिए, अभी उसने जिस अग्नि का प्रयोग किया वह राक्षसों को मारने का एक बहुत अच्छा तरीका था। उन्होंने अपने सेल फोन पर व्यक्तिगत जानकारी देखने के लिए समय निकाला। अपग्रेड की प्रगति बहुत बढ़ गई थी। यह विधि वास्तव में संभव थी। इस दर पर जब तक वह इसे दोबारा करता है, वह स्तर 2 तक आगे बढ़ सकता है। स्तर 1 पर शक्ति पहले से ही इतनी मजबूत थी, इसलिए स्तर 2 और भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। तानजेन का दिल गर्म हो गया। एक पल में अजीब और भयानक जंगली इमारत दिमागों का एक चमकता हुआ ढेर बन गई लग रही थी। यह ऐसा था मानो ये सभी राक्षस जलाए जाने और बेतहाशा लूटे जाने का इंतजार कर रहे हों। हालांकि अभी लालच देने की प्रक्रिया खतरे से भरी थी। तानजेन ने कोई और जोखिम लेने की योजना नहीं बनाई। ब्लैक रॉक सिटी के पास दिखने वाली ऐसी जंगली इमारत ने शायद पहले ही कई गुटों का ध्यान आकर्षित किया था। संभवतः अधिक समय नहीं लगेगा जब बड़ी संख्या में घुमंतू लोग और बड़े और छोटे गुट एकत्र हो जाएंगे। उसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे समय के विरुद्ध दौड़ लगानी थी। अपने शरीर में थकान को दबाते हुए तानजेन ने तुरंत कुछ सेबर शील्ड भूत सैनिकों के दिमाग को बाहर निकाला और उन्हें भंडारण स्थान में फेंक दिया। फिर उसने तुरंत टेलीपोर्टेशन सक्रिय कर दिया। घर लौटने के बाद तानजेन ने तुरंत कपड़े बदले और गुब्बारे का ढेर खरीदने के लिए पास के सुपरमार्केट में भाग गई। घर भागकर उसने बचा हुआ ईंधन निकाल लिया। तानजेन ने कंटेनर निकालने के बाद ईंधन में रबर के कण और सफेद चीनी मिला दी, जिससे ईंधन पहचानने योग्य नहीं रहा। फनल से 20 से अधिक गुब्बारों में ईंधन भरने के बाद तानजेन ने मोलोटोव कॉकटेल का एक और ढेर बनाया। ईंधन और कपड़े से भरे इस साधारण हथियार की मारक क्षमता अधिक थी और लागत भी कम थी। इन चीजों को खत्म करने के बाद तानजेन ने ऑल टेरन कार को नष्ट कर दिया और दोनों दुनियाओं के बीच कुछ बार यात्रा करने के बाद इसे बिल्डिंग वर्ल्ड में पहुंचाया। इसके तुरंत बाद तानजेन ने अपना हाथ घुमाया और अपनी पूरी ताकत से गैती को लहराया। उसने 10 मीटर से अधिक लंबी खाई खोदी, जिससे बीच में ऑल टेरन कार के गुजरने के लिए केवल एक रास्ता बचा। घास का ढेर अंदर फेंकने और ईंधन की एक बाल्टी डालने के बाद तानजेन ने ध्यान से इसे ढक दिया। तानजेन, जो लंबे समय से व्यस्त थे, ने आराम नहीं किया। वह घास पर बैठ गया और ऑल टेरन कार के बिखरे हुए हिस्सों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद एक मोटर की गर्जना सुनाई दी। यह शायद बिल्डिंग वर्ल्ड की पहली ऑल टेरन कार थी। इसने अपनी दहाड़ निकाली, खरपतवारों को कुचल दिया और तानजेन को नई जंगली इमारत के स्थान पर ले गया। कुछ ही समय में तानजेन ने दूर से उदास और भयानक जंगली इमारत को देख लिया था, साथ ही बाहर घूम रहे ज़ोंबी राक्षसों को भी देख लिया था। उसी समय इन राक्षसों ने तानजेन की भी खोज की। ध्यान न देना असंभव था। आखिरकार इस ऑल टेरन कार की दहाड़ बहुत स्पष्ट थी। जब तक कोई बहरा न हो, वह इसे सुन सकता था। तानजेन को नहीं पता था कि ये ज़ोंबी राक्षस बहरे थे या नहीं, लेकिन वे पहले ही गुस्से में आकर आगे बढ़ चुके थे। इस बार उसने उस भयानक स्वामी स्तर के राक्षस को नहीं देखा, लेकिन तेज आंखों वाले तानजेन ने पहले ही पता लगा लिया था कि चमड़े के कवच और मुखौटे पहने दर्जनों ज़ोंबी राक्षस प्रतीत होते थे, जिनकी कमर पर हल्के क्रॉसबो और छोटी तलवारें थीं। अन्य ज़ोंबी राक्षसों की तुलना में ये चमड़े बख्तरबंद लाशें अधिक फुर्तीली लगती थीं।
इस समय वे तेजी से सभी दिशाओं से जंगली इमारत के अंधेरे में इकट्ठा हो रहे थे और बहुत चुपचाप छिप रहे थे। यदि कोई ध्यान से नहीं देखता तो वे संभवतः अंधेरे में छिपे इन ज़ोंबी राक्षसों को अनदेखा कर देते। तानजेन ने कुछ सेकंड तक घूर कर देखा, इससे पहले कि उनकी जानकारी उसकी आंखों के सामने आ जाए। शेडो घोस्ट स्काउट, फुर्तीली चाल, लाश जहर के साथ हथियार, रात की युद्ध शक्ति में 30% की वृद्धि, तेज रोशनी और आग की लपटों से डर। तानजेन ने भौहें चढ़ा दी। ये राक्षस कहाँ से आए? अगर वे जंगली इमारत से आते तो ठीक होता, लेकिन अगर वे ब्लैक गैप से बाहर आते तो शायद हालात थोड़े खराब होते। भगवान जानता था कि उन भयानक काली दरारों के पीछे कितने राक्षस थे। एक बार जब उनमें से एक अंतहीन धारा दिखाई देने लगी तो यह आसपास के भटकने वालों और ब्लैक रॉक सिटी के लिए एक भयानक आपदा होगी। हालांकि वर्तमान तानजेन के पास दूसरों के जीवन की परवाह करने का समय नहीं था, क्योंकि पहले से ही 7 या 8 सेबर शील्ड गोस्ट सोल्जर्स और 2 लेवल 2 बो गोस्ट सोल्जर्स उसका पीछा कर रहे थे। इन भूत सैनिकों के बीच वास्तव में एक स्तर 3 भूत सैनिक कैप्टन था। जब तानजेन ने अपनी गलती पर शाप दिया तो उसने तुरंत कार घुमाए और ज़ोंबी राक्षसों के एक समूह को उस स्थान की ओर भागने के लिए आकर्षित किया जहां उसने घात लगाकर हमला किया था। और टेरन कार की गति इन राक्षसों की गति से कहीं अधिक थी, इसलिए तानजेन भंडारण स्थान से शांति से ईंधन के गुब्बारे निकाल सकता था और समय समय पर एक को तोड़ने के लिए घूम सकता था। समय समय पर राक्षसों को गुब्बारों से मारा जाता था और चिपचिपे ईंधन तेल से दाग दिया जाता था, लेकिन फिर भी वे लगातार तानजेन का पीछा करते थे। समय समय पर पीछे से उड़ने वाले ठंडे तीरों ने तानजेन को लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। यदि उसकी पीठ पर स्टील की प्लेट और सिर पर हेलमेट नहीं होता तो शायद वह पहले ही 5 या 6 बार मारा गया होता। सौभाग्य से ये ज़ोंबी राक्षस टायर चलाना नहीं जानते थे, अन्यथा तानजेन की योजना बर्बाद हो गई होती। एक अराजक पीछा करने के बाद तानजेन अंततः उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने जाल बिछाया था। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 28 C28 ट्रैप मॉन्स्टर और क्वांटम अदृश्यता स्क्रीन। उसने जाल के बीच बने गलियारे की ओर और टेरन कार का लक्ष्य रखा और अचानक गति बढ़ा दी। इस समय ज़ोंबी राक्षस पहले से ही तानजेन से ज्यादा दूर नहीं थे। वह फुर्ती से कार से बाहर निकल गया। जब उसके पैर नीचे पड़े तो एक मोटोलोव कॉकटेल पहले से ही उसके हाथ में था। उसने जल्दी से लाइटर निकाला और कपड़े में आग लगा दी। राक्षस के जाल से लगभग 10 मीटर दूर होने के बाद तानजेन ने अपना हाथ लहराया और आग की लपटों वाली बोतल जाल के बीच के रास्ते पर बुरी तरह टूट गई। आग की लपटें तेजी से उठी और नाचती लपटों ने आसपास की जंगली घास को जला दिया, जिससे ज़ोंबी राक्षसों का पीछा थोड़ा रुक गया। हालांकि वे तुरंत आग वाले क्षेत्र से बच गए और तानजेन पर हमला करना जारी रखा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वे तानजेन के जाल क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। सामने वाले राक्षस ने छिपे हुए खरपतवार से बने गड्ढे पर कदम रखा और तुरंत उसमें गिर गया। फिर एक दूसरा, तीसरा, यहाँ तक कि भूत सैनिक कैप्टन भी, जिससे तानजेन सबसे ज्यादा डरता था, फंस गया। तानजेन तुरंत बहुत खुश हुई। वह बस इस चिंता में था कि इस लेवल 3 घोस्ट सोल्जर कैप्टन से कैसे निपटा जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह भी कोई नासमझी वाली बात होगी और असल में वह भी उसके जाल में फंस गया। अन्य राक्षसों की तुलना में हालांकि इन ज़ोंबी राक्षसों की त्वचा और मांस मोटी थी, लेकिन वे बहुत कम बुद्धिमान थे। बिना किसी हिचकिचाहट के इन सभी राक्षसों के गड्ढे में गिरने के बाद तानजेन ने अपना हाथ घुमाया। मोलोटोव कॉकटेल को एक के बाद एक गड्ढे में तोड़ दिया गया। ज़ोंबी राक्षसों की दहाड़ के साथ काला धुआं गड्ढे में लुढ़क गया और आग की लपटें आकाश में उठने लगी। तानजेन द्वारा तैयार ईंधन को आग लगाने वाले बम का सरलीकृत संस्करण माना जा सकता है। एक बार जब तेल किसी के शरीर पर लग जाए तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता था। ये बिना रुके हड्डियां भी जला सकता है। जब तानजेन ने भंडारण स्थान में बचा हुआ सारा ईंधन फेंक दिया तो गड्ढे से निकलने वाली गर्मी की लहर का सामना करना पहले से ही असंभव था। तानजेन 10 कदम से अधिक पीछे चला गया और भंडारण स्थान से एक पिस्तौल निकाल ली। उसने गड्ढे को ध्यान से देखा और बहुत चिंतित था कि आग की लपटें लेवल 3 घोस्ट सोल्जर को पूरी तरह से नहीं जला सकती थी। जैसा कि अपेक्षित था, कुछ ही समय बाद तानजेन ने एक कार्बोनेटेड हाथ को आग के समुद्र में गड्ढे के किनारे से बाहर संघर्ष करते हुए देखा। फिर उसने एक काले कार्बन जैसी आकृति को आग की लपटों से उछलते हुए और तानजेन के सामने घास पर गिरते हुए देखा। ध्यान से देखने पर यह वही घोस्ट सोल्जर कैप्टन था। तानजेन का दिल कांप उठा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। हालांकि घोस्ट सोल्जर कैप्टन पर गोली का कोई असर नहीं हुआ। इसका कार्बोनेटेड शरीर, जिसका केवल एक हाथ टूटा हुआ था, तेजी से तानजेन पर झपटा। तानजेन चकमा नहीं दे सका। वह केवल खुद को संभाल सकता था और उस पर वार करने के लिए अपनी कृपाण निकाल सकता था। पफुट, जैसे कि इसे सड़ी हुई लकड़ी में काटा गया हो, कृपाण वास्तव में पूरी तरह से घोस्ट सोल्जर कैप्टन के शरीर में धंस गई। उसी समय घोस्ट सोल्जर कैप्टन के शरीर पर भी तानजेन पर जोरदार प्रहार हुआ और वह उड़ गया। तानजेन का दिल ठंडा हो गया। स्तर 3 राक्षस की टक्कर से उसकी मृत्यु हो सकती है।
जमीन पर जोर से गिरने के बाद टैंग जेन पहले तो दर्द से कराहने लगा, लेकिन फिर उसका चेहरा खिल उठा। वह, जिसने मूल रूप से सोचा था कि वह या तो मर जाएगा या मार खाने के बाद घायल हो जाएगा, अब ऐसा लग रहा था कि वह ठीक है। पिछली बार जब वह लेवल 2 राक्षस की चपेट में आया था, तो उसे ठीक होने के लिए आईवी ऑइंटमेंट पर निर्भर रहना पड़ा था। लेवल 3 घोस्ट सोल्जर कैप्टन का प्रभाव इतना महत्वहीन क्यों था? क्या ऐसा हो सकता है कि इस घोस्ट सोल्जर कैप्टन के आग की लपटों में जलने के बाद उसकी ताकत पहले ही बहुत कम हो गई हो? तांग जेन का दिमाग दौड़ गया और वह तेजी से उछल पड़ा। जैसे ही वह दोबारा हमला करने की कोशिश करने वाला था, उसे अचानक अपने शरीर में गर्मी बढ़ने का एहसास हुआ। उसके पूरे शरीर में तुरंत एक मादक प्रचंड शक्ति उमड़ पड़ी। वह आगे बढ़ रहा था। तांग जेन बहुत खुश थी। ये निर्धारित करने के लिए बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं थी कि यह एक संकेत था कि वह स्तर 2 तक आगे बढ़ गया था। 2 वयस्कों की चरम शक्ति अब एक पल में फूट सकती है। वह इसके बारे में सोचकर ही उत्साहित था। घोस्ट सोल्जर कैप्टन को फिर से उस पर हमला करते हुए देखकर तांग जेन ने दहाड़ लगाए और भंडारण स्थान से एक और कृपाण निकाला। उसने अपनी सारी शक्ति उसमें झोंक दी और जमकर वार किया। कृपाण गुजर गया और सिर उड़ गया। जली हुई सिरविहीन लाश अंततः जमीन पर गिरने से पहले कई बार हिली। एक लंबी आह के साथ तांग जेन लड़खड़ाते हुए घोस्ट सोल्जर कैप्टन के पास गया और मन का अंदर से निकाल लिया। मस्तिष्क मन का एक जादुई चीज थी। यद्यपि राक्षस का शरीर जल गया था, फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह अभी भी चकाचौंध था। ज़ोंबी राक्षसों की इस लहर को मारने के बाद तांग जेन सफलतापूर्वक दूसरे स्तर पर आगे बढ़ गया। उसी समय उन्हें बहुत सारे उच्च मूल्य वाले मस्तिष्क मोती प्राप्त हुए। इसके बारे में सोचते हुए लेवल 2 ब्रेन बीट को 100 सोने के सिक्कों के बदले बदला जा सकता है और लेवल 3 को 1000 सोने के सिक्कों के बदले बदला जा सकता है। वह कुछ समय से कड़ी मेहनत कर रहा था और उसके सोने के सिक्कों की संख्या जल्द ही 10,000 से अधिक हो गई। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब गड्ढे में आग की लपटें बुझ गईं, तांग जेन ने अपनी नाक ढक ली और अंदर अधूरे राक्षस अवशेषों को साफ कर दिया, जिससे 10 स्तर 2 मस्तिष्क मोती प्राप्त हुए। पीछे मुड़कर जंगली इमारत की दिशा में देखने पर तांग जेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अंदर क्या है इसके बारे में बहुत उत्सुक था। ऐसा कहा जाता था कि संरक्षक राक्षस जितना अधिक शक्तिशाली होता था, उसके अंदर के खजाने का मूल्य उतना ही अधिक होता था। देखने से लगता है कि इसके अंदर संभवतः प्रभावशाली खजाने छिपे हुए थे। यदि वह अंदर घुसकर देख सके, तो उसे कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। हालांकि जब उसने जंगली इमारत के बाहर बड़ी संख्या में राक्षसों और उस भयानक स्वामी स्तर के राक्षस के बारे में सोचा, तो तांग जेन को सिरदर्द महसूस हुआ। वह दिन के उजाले में कैसे जा सकता था? क्या उसे वहां अपने तरीके से लड़ना चाहिए था? वह स्पष्ट रूप से बड़ी संख्या में राक्षसों को नहीं हरा सका। क्या उसे ऊपर उड़ना चाहिए था? उनके तीरंदाज दिखावे के लिए नहीं थे। वे कुछ ही मिनटों में उसके पूरे शरीर को तीरों से भर सकते थे। क्या उसे अंदर घुसने की कोशिश करनी चाहिए? समस्या यह थी कि वह स्वयं को अदृश्य नहीं कर सका। दरअसल, रुकिए, शायद खुद को अदृश्य करने का कोई तरीका था। तांग जेन ने कुछ सोचा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। फिर उसने उत्सुकता से अपने सेल फोन पर एप्लीकेशन स्टोर खोला। उन्होंने एप्लीकेशन स्टोर के खोज बार में अदृश्यता शब्द दर्ज किया और 10 से अधिक विकल्प सामने आ गए। आदर्शन बाधा सक्रियण के बाद उपयोगकर्ता बैरियर में होगा और किसी के द्वारा खोजा नहीं जाएगा। यह 1 घंटे तक चलेगा। नुकसान यह है कि एक बार जब यह आगे बढ़ जाएगा, तो अवरोध अपना प्रभाव खो देगा। डाउनलोड कीमत 1000 सोने के सिक्के है। अदृश्य फोन सक्रियण के बाद सेल फोन स्वचालित रूप से अदृश्य हो जाएगा। डाउनलोड कीमत 500 सोने के सिक्के है। अदृश्यता प्रक्षेपण सक्रियण के बाद किसी आइटम को रोशन करें और आइटम छिपा हुआ हो जाएगा और नग्न आंखों के लिए अदृश्य हो जाएगा। डाउनलोड कीमत 800 सोने के सिक्के है। अल्पविराम दर्जनों संदेशों के बीच तांग जेन को तुरंत वह एप्लीकेशन मिल गया जो वह चाहता था। क्वांटम अदृश्यता स्क्रीन सक्रियण के बाद यह आसपास के वातावरण का पूरी तरह से अनुकरण कर सकता है और अदृश्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह इंफ्रारेड, लेजर और माइक्रोवेव डिटेक्शन को ब्लॉक कर सकता है। डाउनलोड कीमत 10,000 सोने के सिक्के है। क्वांटम इनविजिबिलिटी स्क्रीन की शुरुआत देखकर तांग जेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और मन में सोचा कि यही वह है। वह बाहर पहुंचा और डाउनलोड बटन पर क्लिक किया। खाते का बैलेंस फिर खत्म हो गया। वहीं ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका था। इस एप्लीकेशन का आइकन पानी की धारा जैसा दिखता था। टैंग जेन द्वारा इसे सक्रिय करने के लिए क्लिक करने के बाद उसे अपने शरीर के चारों ओर की रोशनी विकृत महसूस हुई। उसने नीचे उठे हुए हाथ की ओर देखा और उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। फिर उसने अपने पैरों की ओर देखा। वे बिना किसी असामान्यता के आसपास के वातावरण में पूरी तरह से एकीकृत हो गए थे। यदि इस अदृश्य क्षमता का उपयोग उसके टेलीपोर्टेशन फंक्शन के साथ तो ही लड़ाइयों में किया जाता था, तो ये बस एक सुपर संयोजन था। कुछ देर प्रयोग करने के बाद तांग जेन बहुत संतुष्ट हुई। ये वास्तव में उसके द्वारा खर्च किए गए 10,000 सोने के सिक्कों के लायक था। बाहर के राक्षसों को चकमा देने की क्षमता के साथ तांग जेन स्वाभाविक रूप से बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा।
उसने तुरंत और टेरन वाहन को छिपा दिया और बिना रुके उस क्षेत्र की ओर भागा जहां जंगली इमारत थी। हालांकि पहले की खाली स्थिति की तुलना में जंगली इमारत के पास का क्षेत्र पहले से ही जीवंत हो गया था। रास्ते में तांग जेन ने पथिकों द्वारा गठित कई अन्वेषण टीमों की खोज की। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी जंगली इमारत की ओर जा रहे हों। इस अवधि के दौरान तांग जेन ने 5 लोगों की एक टीम भी देखी जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थीं। उनके शरीर पर कवच और हथियार बहुत अच्छे थे और यहाँ तक कि उनका रंग रूप भी सामान्य घुमक्कड़ों की तुलना में बहुत अच्छा था। तांग जेन ने अनुमान लगाया कि इन 5 लोगों की ताकत लेवल 2 से ऊपर होनी चाहिए। नेतृत्व में हट्टा कट्टा आदमी कम से कम लेवल 3 का था। इस अध्याय के उपलब्ध होने का प्रारंभिक उदाहरण N0V3L बिन पर हुआ। ताकत की इस तरह की धारणा एक ऐसी क्षमता थी जो बिल्डिंग वर्ल्ड के हर कृषक के पास थी। वास्तव में तांग जेन को हाल ही में पता चला था कि स्तर 6 से नीचे के सामान्य कृषकों को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। बिल्डिंग वर्ल्ड में अधिकांश कृषक अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए राक्षसों को मारने पर निर्भर थे। इस प्रकार के सामान्य जमीनी कृषक को जंगली कृषक कहा जाता था। केवल वे कृषक जो एक इमारत से आए थे या विभिन्न शक्तिशाली गुटों द्वारा खेती की गई थी और जिनके पास बहुमूल्य खेती तकनीक और अच्छे उपकरण थे, उन्हें सच्चा कृषक कहा जा सकता है। उन्हें भोजन और वस्त्र की चिंता नहीं होती थी। व्यवस्थित प्रशिक्षण और खेती तकनीकों और उपकरणों की कोई कमी नहीं होने के कारण एक ही स्तर पर उनकी युद्ध शक्ति जंगली किसानों की तुलना में लगभग 3 गुना थी। यह उन तथाकथित सच्चे कृषकों की ताकत थी। इसका कारण ये भी था कि जब वे फतेहाल पथिकों को देखते थे तो उनकी आंखों में सदैव गर्व की झलक झलकती रहती थी। तार्किक रूप से कहें तो तांग जेन भी एक जंगली कृषक था, लेकिन कुछ विशेष कारणों से उसकी युद्ध शक्ति इन सच्चे कृषकों से बिल्कुल भी कमतर नहीं थी। वह उनसे भी बेहतर हो सकता है। तांग जेन को इसके बारे में पता नहीं था। ये सुनने के बाद कि उनमें से 5 ब्लैक रॉक सिटी से आए थे, उसने केवल कुछ और दिलचस्पी से देखा। देखने में ब्लैक रॉक सिटी भी एक ऐसी जगह थी जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। चूंकि तांग जेन ने कोई खास हरकत नहीं की और अभी भी खुद को छिपाने के लिए हुड वाला लबादा पहना हुआ था, उन 5 ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें तांग जेन की बार बार घूरने वाली निगाहों से कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वे उसे केवल एक जिज्ञासु देहाती बेवकूफी मानते थे। चलने और रुकने के बाद 2 घंटे बीत चुके थे जब तांग जेन फिर से अजीब काली जंगली इमारत के पास पहुंचा। इस समय राक्षसों की दहाड़ें और जंगली कृषकों की चीखें स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी क्योंकि बड़े और छोटे गुट उन ज़ोंबी राक्षसों की युद्ध शक्ति का मूल्यांकन करने में व्यस्त थे। इन ज़ोंबी राक्षसों की युद्ध शक्ति की पुष्टि करने के बाद ही वे संबंधित योजना तैयार कर सकते थे। इस समय लगभग 7 या 8 टीमें ज़ोंबी राक्षसों से लड़ रही थीं। वे सभी ज़ोंबी राक्षस की सुरक्षात्मक सीमा के किनारे पर खड़े थे, दूर से एक राक्षस को आकर्षित कर रहे थे और एक साथ हमला कर रहे थे। यदि उन्हें इन ज़ोंबी राक्षसों द्वारा संरक्षित सीमा में गहराई तक जाना होता, तो वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं करते। आखिरकार उनमें जोखिम लेने की हिम्मत नहीं हुई। जब ब्लैक रॉक सिटी की 5 सदस्यीय टीम, जिसका तांग जेन ने पीछा किया था, ने ये देखा तो वे मदद नहीं कर सके लेकिन मजाकिया मुस्कुराहट प्रकट की। फिर उन 5 ने अपने हथियार निकाल लिए और वास्तव में ज़ोंबी राक्षसों द्वारा संरक्षित जंगली इमारत की ओर सीधे दौड़ पड़े। जब तांग जेन ने ये देखा तो वह पहले तो दंग रह गया। फिर उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान उभर आई। जबकि कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसने तुरंत क्वांटम इनविजिबिलिटी स्क्रीन को सक्रिय कर दिया और चुपचाप अंदर चला गया। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 29। C29 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ज़ोंबी बेस खजाना छीनना। ब्लैक रॉक सिटी की इस 5 सदस्यीय टीम के साथ वे बड़ी संख्या में ज़ोंबी राक्षसों का ध्यान आकर्षित कर सकते थे। तांग जेन स्वाभाविक रूप से और अधिक नहीं मांग सकती थी। अराजक दृश्य का लाभ उठाते हुए उसने सावधानी से ज़ोंबी राक्षसों द्वारा संरक्षित क्षेत्र में कदम रखा। ये 20 मीटर से अधिक दूर था, लेकिन वास्तव में उसने किसी भी राक्षस का ध्यान आकर्षित नहीं किया। अपने शरीर को आसपास के दृश्यों के साथ एकाकार होते देखकर तांग जेन गुप्त रूप से भावुक हुए बिना नहीं रह सका। ये क्वांटम अदृश्यता स्क्रीन सचमुच अद्भुत थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्वांटम इनविजिबिलिटी स्क्रीन कितनी शक्तिशाली थी। तांग जेन ने अपनी सुरक्षा को कम करने की हिम्मत नहीं की। उसने जो रास्ता अपनाया वह उन ज़ोंबी राक्षसों से जितना संभव हो उतना दूर था, भले ही उसे आगे चलना पड़े। जब वह इधर उधर छिप रहा था तो कुछ ही दूरी पर ब्लैक रॉक सिटी की 5 सदस्यीय टीम बेहद रोमांचक तरीके से लड़ रही थी। 5 सदस्यीय टीम में सबसे ताकतवर आदमी एक बड़ी चौड़ी तलवार लहरा रहा था जो रोशनी से चमक रही थी। उसकी चाल व्यापक थी और जब उसने हमला किया तो उसकी आभा बहुत चौंकाने वाली थी। समय समय पर वह क्रोधित शेर की तरह दहाड़ भी मारता था। सामान्य घुमक्कड़ों की युद्ध पद्धति की तुलना में उनके हमलों में एक पैटर्न और लय थी जो उनकी सांस लेने की तकनीक के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। ये स्पष्ट था कि उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और उनके पास युद्ध का समृद्ध अनुभव था। इस अध्याय के उपलब्ध होने का प्रारंभिक उदाहरण N0V3L बिन पर हुआ। सेबर शील्ड घोस्ट सोल्जर जिसने पहले तांग जेन को दयनीय बना दिया था, उसका सिर या कमर कट जाने से पहले इस आदमी के हाथों में 2 राउंड से अधिक नहीं टिक पाएगा।
शेष 2 पुरुषों और 2 महिलाओं को 2 टीमों में विभाजित किया गया। प्रत्येक टीम में एक पुरुष और एक महिला थी और उन्होंने भी जी भरकर हत्या की। दोनों टीमों के लोगों ने लाल धातु के हथियारों का इस्तेमाल किया जो हंसिया भाले की तरह दिखते थे। उन्हें आमतौर पर सिर और पूंछ को जोड़ने वाले धागों के साथ उनके बैकपैक में रखा जाता था। इन्हें एक लंबे हथियार के रूप में अलग अलग या संयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस समय वे संयुक्त हुक स्पीयर का उपयोग कर रहे थे। ज़ोंबी राक्षसों के घेरे में 2 हुक स्पीयर ने जहरीले सांपों की तरह घूमते हुए सीटी जैसी आवाजें निकाली। दरांती के भाले से प्रहार करने पर राक्षस का मांस छलनी हो जाता था। यदि वह पीछे खींचता तो मांस का एक टुकड़ा फंस जाता या जमीन पर गिर जाता। उनके बगल वाली महिला ने 2 अजीब हाथ की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया जो काट सकती थी और वार कर सकती थी। ब्लेड नीली रोशनी से चमक रहे थे जो बेहद तेज दिख रहे थे। कोई भी ज़ोंबी राक्षस जो 2 पुरुषों से चूक गया उसे दोनों महिलाओं द्वारा मार गिराया जाएगा। 2 तेज कुल्हाड़ियां ऊपर और नीचे उड़ी जिससे ज़ोंबी राक्षस को टोफू काटने की तरह टुकड़ों में काट दिया गया। वे केवल 5 लोगों की एक टीम थी लेकिन उनमें आगे बढ़ती सेना की आभा थी। तान जेन ने रुककर देखा। वह उनकी युद्ध शक्ति से आश्चर्यचकित था और उनके हथियारों से ईर्ष्या करता था। ये स्पष्ट था कि उन 5 ने जिन हथियारों का प्रयोग किया वे साधारण नहीं थे। शायद उन्होंने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वे महंगे राक्षसी हथियार थे जिनका जिक्र कियान लांग ने किया था। हालांकि अब इन हथियारों की कीमत की जांच करने का समय नहीं था। तान जेन को जंगली इमारत में घुसपैठ करने के लिए उन 5 द्वारा लाए गए अवसर का लाभ उठाना था। तान जेन फिर से सावधानी से आगे बढ़ता रहा। लगभग 10 मिनट तक चलने के बाद वह इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। गुप्त काली इमारत का दरवाजा खुल गया। अंदर गुप्त अंधेरा था, मानो ये किसी विशाल जानवर का मुंह हो जो किसी को निगलने वाला हो। ऊपर के राक्षस राहत की आंखें जीवंत हो उठी। इसने उसे भयावह दृष्टि से देखा, मानो यह क्रूर मुस्कान प्रकट कर रहा हो। उस दमनकारी आभा को महसूस करते हुए तान जेन को अपनी हड्डियों में ठंडक का एक निशान महसूस हुआ। शांत होने के बाद उसने छाया में शैडो गोस्ट स्काउट पर नजर डाली, जिसे कुछ महसूस हुआ और वह और भी अधिक सावधान कदमों से इमारत में प्रवेश कर गया। पूरा वातावरण अंधेरा, ठंडा और दमनकारी था। इमारत में प्रवेश करने के बाद तान जेन की यह पहली अनुभूति थी। ऐसा लग रहा था मानो 2 अदृश्य बड़ी बड़ी आंखें बिना किसी भावना के उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। तान जेन ने अपने दिल में खुद को चेतावनी दी कि एक बार कोई भी हलचल होने पर वह तुरंत टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर देगा और चकमा दे देगा, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। थोड़ी देर तक अंधेरे में धीरे धीरे अनुकूलन करने के बाद तान जेन अंततः जंगली इमारत में दृश्यों को मुश्किल से देख सका। हालांकि ठीक इसी वजह से उसके दिल में सदमा और भी गहरा था। इस समय वह काली सामग्री से सजे एक हॉल में थे। वह अत्यंत विशाल था और उसे अंत भी दिखाई नहीं दे रहा था। तान जेन गुप्त रूप से हैरान था। बाहर से देखने पर इस इमारत की गहराई इतनी लंबी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। हॉल के आकार को नजरअंदाज करते हुए तान जेन ने देखा कि हॉल के दोनों किनारों पर वास्तव में 3 मीटर से अधिक लंबी काली मूर्तियों की एक पंक्ति थी। वे अलग अलग आकृतियों के थे, लेकिन वे सभी क्रूर अभिव्यक्तियों वाले बख्तरबंद योद्धा थे। उनकी उपस्थिति को देखते हुए तान जेन मदद नहीं कर सका, लेकिन उस प्रभु स्तर के राक्षस के बारे में सोचने लगा जिसे उसने पहले देखा था। यह इन मूर्तियों की शक्ल से काफी मिलता जुलता लग रहा था। इन सजीव मूर्तियों को देखकर और उनके द्वारा छोड़ी गई हत्या की हल्की मंशा को महसूस करते हुए तान जेन को बहुत असहज महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वे जीवित राक्षसों का समूह हो जो इस समय सो रहे हों। वह काली निर्माण सामग्री के साथ सावधानी से चला और पूरी कोशिश की कि कोई आवाज न हो। तान जेन के 10 मिनट से अधिक चलने के बाद उन्होंने एक और अतुलनीय विशाल काली मूर्ति देखी। इस प्रतिमा को अदम्य कहा जा सकता है। जब तान जेन ने अपना सिर उठाया तो वह उसका सिर भी नहीं देख सका जो अंधेरे में गायब हो गया था। हालांकि वह बता सका कि इस मूर्ति की 6 भुजाएं थीं और इसकी 2 जांघें सामान्य से भी अधिक मोटी थीं। इसने अजीब काला कवच भी पहन रखा था। ये बेहद भारी लग रहा था और इसके पैटर्न भी अजीब थे। पूरी प्रतिमा से रक्त लाल आभा का निशान निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था जो धीरे धीरे चारों ओर फैल रहा था और धीरे धीरे तैर रहा था। तान जेन ने कुछ देर तक देखा। जैसे ही वह ये देखने वाला था कि हॉल में कोई और अजीब जगह है या नहीं, उसका सेल फोन अचानक कांपने लगा। उसका दिल कांप उठा और तान जेन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। साथ ही उन्होंने मन ही मन श्राप भी दिया। जब से वह बिल्डिंग वर्ल्ड में आया, इस सेल फोन ने कभी कोई आवाज नहीं की, लेकिन इस बार यह अजीब तरह से कंपन कर रहा था। अरे, वह इस समय ज़ोंबी राक्षस के घोंसले के अंदर था, ठीक है। यदि इस घटिया सेल फोन में एक पागल नृत्य गीत की रिंगटोन होती, तो क्या उसे उस प्रभु स्तर के राक्षस द्वारा टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिया जाता, जिसे उसने अभी तक नहीं देखा था। उसने सेल फोन बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे बंद भी कर दिया, लेकिन टैन जेन को दुख के साथ एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि जैसे ही उसने सेल फोन को कंपन करने से रोकने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि सेल फोन का कंपन केवल तभी दिखाई देगा जब इसे एक निश्चित दिशा में लक्षित किया जाएगा। जब इसे अन्य दिशाओं में इंगित किया जाता था, तो यह फीका पड़ जाता था।
तानजेन आश्चर्यचकित था। इसके बारे में सोचने के बाद वह धीरे धीरे उस दिशा में चला गया जिससे उसका सेल फोन कंपन कर रहा था। दर्जनों कदम चलने के बाद तानजेन को एक दरवाजा मिला। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई छोटा सा कमरा हो। तानजेन ने दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर तक देखा, तभी पता चला कि अंदर एक भारी मेज पर वास्तव में लगभग आधा मीटर वर्ग का एक धातु का बक्सा था। इस बॉक्स की शैली पूरी इमारत से बेहद मिलती जुलती थी। यह उसी प्रकार भयावह और अजीब था, एक अशुभ आभा उत्सर्जित कर रहा था। लेकिन जब तानजेन ने बॉक्स देखा तो वह तुरंत मुस्कुरा दिया। हाँ, ऐसी जंगली इमारत में रखे जा सकने वाले बक्से में निश्चित रूप से अच्छी चीजें होंगी। क्या ये कोई खजाना था जो उसे अमीर बनाने वाला था? कमरे के चारों ओर फिर से देखने और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, तानजेन आगे बढ़े और खजाने की पेटी को अपने भंडारण स्थान में रख दिया। जैसे ही धातु के बक्से को भंडारण स्थान में रखा गया, तानजेन को अंतहीन शून्य में एक हल्की गुस्से वाली खर्राटे सुनाई देने लगी। उसी समय जंगली इमारत के हॉल की गहराई से एक अत्यंत क्रोधपूर्ण दहाड़ निकली। तभी भागने की गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसी समय एक विशाल व्यक्ति हत्या के इरादे से कमरे की ओर बढ़ा। इसके आकार और आभा से देखते हुए ये भयानक ज़ोंबी भगवान था। तानजेन का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। इस समय चाहे उसकी प्रतिक्रिया कितनी भी धीमी क्यों न हो, उसके लिए ये जानना असंभव था कि क्या हो रहा था। वह जानता था कि उसने कोई बहुत प्रभावशाली चीज ली है। आखिरकार वह प्रभु स्तर का राक्षस पहले ही पागलपन से हमला कर चुका था। उसे तुरंत यहाँ से निकलने की जरूरत थी। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 30 C30 क्रोधित ज़ोंबी भगवान। तानजेन ने पागलपन से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए लगभग अपनी पूरी ताकत लगा दी। हॉल में एक बार उसके भागने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इसके अलावा अंदर की विभिन्न वस्तुओं का उपयोग उसे चकमा देने और छिपने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। तानजेन की योजना बहुत अच्छी थी। दुर्भाग्य से उसने ज़ोंबी लॉर्ड के लिए इस धातु के बक्से के महत्व और ज़ोंबी लॉर्ड की ताकत को बहुत कम आंका था। पलक झपकते ही ज़ोंबी लॉर्ड पहले ही उसके सामने आ चुका था। उसकी गति एक प्रभु स्तर के राक्षस की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंच पाता, उसे ज़ोंबी भगवान के विशाल शरीर ने रोक दिया। तानजेन, जिसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल सावधानी से कमरे में पीछे हट सका। क्वांटम इनविजिबिलिटी स्क्रीन की आड़ में उसने ज़ोंबी लॉर्ड पर एक नजर डाली, लेकिन उसने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। ज़ोंबी भगवान पहले से ही क्रोधित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सचमुच कोई यहाँ घुसने की हिम्मत करेगा। दूसरे पक्ष ने न केवल छिपे हुए गार्डों को पार कर लिया, बल्कि दूसरे पक्ष ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु भी चुरा ली। उस वस्तु का उससे एक विशेष संबंध था, इसलिए संबंध टूटते ही उसे इसका आभास हो गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इससे अन्य चीजें भी खो जाती। वे सभी चीजें थी जो उसने गलती से एकत्र कर ली थी। उन चीजों को फेंकने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि यदि यह विशेष वस्तु खो गई तो परिणाम थोड़े असहनीय होंगे, यहाँ तक कि ज़ोंबी लॉर्ड के लिए भी। धिक्कार है, मुझे इसे हर समय अपने पास रखना चाहिए था। जैसे जैसे ज़ोंबी लॉर्ड ने इसके बारे में सोचा, उसके दिल में गुस्सा बढ़ता गया। हालांकि ज़ोंबी लॉर्ड कमरे में चोर को नहीं देख सका, लेकिन उसे कमरे के बीच में रुकते हुए एक कमजोर आभा का एहसास हो सकता था जो यहाँ नहीं थी। निस्संदेह ये चोर का था। अरे चोर, यहाँ से निकल जाओ। ज़ोंबी लॉर्ड ने बिना किसी हिचकिचाहट के दहाड़ लगाए और हमला कर दिया। एक बेसिन के आकार की हथेली अपनी धारणा में आभा पर जमकर प्रहार करती है। ये चोर को मांस के पेस्ट में तोड़ना चाहता था। बूम, जमीन टूट गई और हर जगह चट्टानें उड़ गईं। ये कमरा विशाल हथेली से इतना टूट गया कि पहचाना नहीं जा सका, और सारी सजावट पाउडर में बदल गई। एक साधारण थप्पड़ में वास्तव में इतनी चौंकाने वाली शक्ति होती थी। ये लेवल 6 से ऊपर के लॉर्ड लेवल राक्षस की विशेष क्षमता होनी चाहिए। हालांकि ज़ोंबी लॉर्ड के थप्पड़ मारने के बाद वह वास्तव में और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि इसकी धारणा में वह कमजोर आभा वास्तव में तुरंत गायब हो गई। इससे दूसरा पक्ष नहीं मारा गया, इसके बजाय वह अचानक गायब हो गया था। लानत है, वह वास्तव में गायब हो गया। वह वास्तव में बलि के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य वस्तु के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस तरह ज़ोंबी राजा कैसे उतर सकता है? अब जब ज़ोंबी लॉर्ड ने ज़ोंबी रेस की बड़ी योजना को प्रभावित किया है, तो क्या इसे टुकड़ों में नहीं काट दिया जाएगा? ज़ोंबी लॉर्ड राक्षस ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, वह उतना ही अधिक भयभीत हो गया। उसे जितना अधिक डर लगता था, उसे उतना ही गुस्सा आता था। ये दहाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये सब इस छोटे से चोर की वजह से था। यदि इसने उसे पकड़ लिया, तो यह निश्चित रूप से उसे एक ज़ोंबी गुलाम में बदलने से पहले 100 वर्षों तक जीवित यातना देगा और उसे यातना देना जारी रखेगा। ज़ोंबी लॉर्ड का गुस्सा थोड़ा कम होने के बाद वह जोर जोर से सोचने लगा। यह अभी भी स्थिति को बचाने में सक्षम था। यद्यपि बलिदान के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य वस्तु घृणित छोटे चोर द्वारा चुरा ली गई थी, ज़ोंबी राजा की योजना में देरी नहीं की जा सकी। एकमात्र तरीका यह था कि यथाशीघ्र पर्याप्त विकल्प जुटाए जाएं।
प्रारंभ में ज़ोंबी लॉर्ड स्तर के राक्षस ने इस दुनिया के मूल विशेषज्ञों को चिंतित न करते हुए कम प्रोफाइल तरीके से मिशन को पूरा करने की योजना बनाई। लेकिन चूंकि ऐसी कोई बात हो चुकी थी, इसलिए वह केवल अपने तुरुप के पत्ते का ही इस्तेमाल कर सकती थी। जब ज़ोंबी लॉर्ड ने इस बारे में सोचा तो उसकी रक्त लाल आंखों में एक क्रूर रोशनी भर गई। वह घूमा और विशाल प्रतिमा के पास चला गया। फिर ये घुटनों के बल बैठ गया और अत्यंत भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। ज़ोंबी भगवान के सामने जमीन पर आश्चर्यजनक रूप से एक अजीब काली वेदी थी। वेदी के चारों ओर 8 विचित्र मूर्तियां खड़ी थीं। ध्यान से देखने पर वे वास्तव में विशाल काली हड्डियों से उकेरे गए थे, जिससे हल्की खून के रंग की धुंध निकल रही थी। ज़ोंबी लॉर्ड के झुकने के बाद उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक उंगली फैला दी। इस उंगली का नुकीला कील लगभग 3 इंच लंबा था। यह एक तेज सैन्य चाकू की तरह क्रिस्टलीय था। इसने अपने नुकीले नाखूनों से उसके हृदय पर वार कर दिया। तभी उसके घाव से काला खून निकला। ज़ोंबी लॉर्ड ने दर्द की दबी हुई चीख निकाली। काला खून वेदी पर गिरा और धीरे धीरे छटपटाया, मानो वह जीवित हो। फिर ज़ोंबी भगवान ने अजीब स्वर में कुछ कहा। एक क्षण बाद खून अचानक गायब हो गया। उसी समय वेदी से अनगिनत काला धुआं निकला और हॉल में मौजूद मूर्तियों की भौहों तक उड़ गया। जागो, मेरे सोए हुए मातहतों! ज़ोंबी भगवान खड़ा हुआ और दहाड़ने लगा। वास्तव में मूर्तियों की आंखें एक ही समय में लाल हो गईं और फिर वे एक एक करके हिल गईं। उन्होंने भयानक धीमी दहाड़ें निकाली और धीरे धीरे भारी कदमों से इकट्ठे हो गए। फिर वे ज़ोंबी भगवान का पीछा करते हुए जंगली इमारत के दरवाजे तक गए। जंगली इमारत के दरवाजे पर खड़े होकर उसने सभी दिशाओं में इशारा किया और चिल्लाया, आसपास के सभी क्षेत्रों को साफ करो और उन सभी राक्षसों और भटकने वालों को ले आओ जिनका हम सामना करते हैं। फिर ज़ोंबी राजा के वंश का स्वागत करने के लिए रक्तपूल वेदी बनाने के लिए हजारों प्राणियों को मारें। गर्जन। इस समय सभी ज़ोंबी राक्षस एक स्वर में दहाड़ने लगे, उनकी आंखें मारने की इच्छा से भर गईं। ज़ोंबी भगवान ने धीमी आवाज में फिर से मंत्रोच्चार किया। इसके शरीर से काली और लाल धुंध उत्सर्जित हुई जो जंगली इमारत के पास फैल गई। ज़ोंबी लॉर्ड पर धुंध छाना बंद होने के बाद उसका लंबा और विशाल शरीर कई बार कांपता हुआ प्रतीत हुआ। उसी समय इमारत के चारों ओर हवा फिर से विकृत हो गई लगती थी। फिर मानव आंख के लिए अदृश्य एक काला छेद धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसी समय और अधिक काली परछाइयां दिखाई दी जो इमारत के सामने खाली जगह को घनी तरह से भर रही थी। उस जादुई रोशनी के चमकने के बाद काली दरार गायब हो गई। हालांकि ये खाली जगह पहले से ही सेबर शील्ड गोस्ट सोल्जर्स और ज़ोंबी राक्षस तीरंदाजों के समूहों से भरी हुई थी। उनका नेतृत्व गोस्ट सोल्जर कैप्टन द्वारा किया गया था और उनके क्रूर चेहरे ज़ोंबी लॉर्ड की ओर दिख रहे थे। लाशों की दुर्गंध से दम घुट रहा था और हत्या का इरादा बढ़ रहा था। इन ज़ोंबी सैनिकों के अलावा घुड़सवार सेना पर सवार राक्षसों का एक समूह भी था जो युद्ध के घोड़ों की तरह दिखता था। वे भारी कवच पहने हुए थे, मानो खून और मांस से सने हुए गतिशील किले हों। मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो, एक आवाज आई। ज़ोंबी सैनिकों ने रास्ता बना लिया और 10 से अधिक छाया भूत खोजकर्ता कई पथिकों को बचाते हुए आगे बढ़े। फिर उन्होंने उन्हें लात मारकर नीचे गिरा दिया और उन्हें ज़ोंबी लॉर्ड के सामने कंधे से कंधा मिलाकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अपने चारों ओर वायुरोधी भयानक राक्षसों को रक्तपिपासु और डरावनी आंखों से देखते हुए ये घुमक्कड़ अपनी बुद्धि से डर गए और भीख मांगते रहे। ज़ोंबी लॉर्ड ने अपने अधीनस्थों को संतुष्टि से देखा और पागलपन से भरकर जोर से हंसने के लिए अपना खूनी मुंह खोला। फिर उसने अपने घोड़े को मारने वाली कृपाण निकाली और लापरवाही से उनके सामने लहरा दी। तुरंत कई भयभीत पथिकों के सिर आकाश में उड़ गए। उसने आगे बढ़कर एक इंसान का सिर पकड़ लिया और उसे कुचलने के लिए धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके बाद ज़ोंबी लॉर्ड ब्लैक रॉक सिटी की दिशा में लहराया। योद्धाओं, चलो चलें। प्लॉप। टैंग जेन घर में धूल से सना हुआ अपना चेहरा लेकर जमीन पर लेटा हुआ था। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य और स्तब्ध भाव झलक रहे थे। कठिनाई से जमीन से रेंगने के बाद तांग जेन ने अपने मुंह के कोनों से खून पोंछा। बिस्तर के पास जाकर वह उस पर गिर पड़ा। जंगली इमारत में अभी का अनुभव आत्मा को झकझोर देने वाला कहा जा सकता है। यदि उसने समय पर टेलीपोर्ट नहीं किया होता तो संभवतः ज़ोंबी लॉर्ड द्वारा उसे मांस के पेस्ट में थप्पड़ मार दिया गया होता। लेकिन फिर भी उसके आंतरिक अंग अभी भी ज़ोंबी लॉर्ड की हथेली द्वारा ली गई रहस्यमय शक्ति से प्रभावित थे। उसके मुंह के कोनों से बहता खून सबसे अच्छा सबूत था। हालांकि ज़ोंबी लॉर्ड जितना क्रोधित था, उतना ही यह साबित हुआ कि तांग जेन ने जो चीज ली थी वह बहुत कीमती थी। हालांकि ज़ोंबी लॉर्ड के शब्दों और कार्यों से स्पष्ट बुद्धिमत्ता का पता चला। साथ ही जब उसने बॉक्स को हटा दिया तो क्रोधित खर्राटे जो एक भ्रम की तरह लग रहे थे ने उसे महसूस कराया कि ये ज़ोंबी राक्षस सामान्य राक्षस नहीं थे। इस कहानी की जड़ें उपन्यास बिन मूल से फैली हुई हैं। यदि सच वैसा ही होता जैसा उसने अनुमान लगाया था तो शायद एक बड़ी घटना घटित होने में ज्यादा समय नहीं लगता। अपने मन में जंगली विचारों को दूर फेंकने के बाद तांग जेन ने आईवी मरहम निगल लिया और महसूस किया कि अराजक माहौल काफी हद तक शांत हो गया है। तभी वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। एक आकस्मिक लहर के साथ एक अजीब धातु का बक्सा उसके सामने प्रकट हुआ। क्योंकि इस बॉक्स ने लगभग उसकी जान ले ली थी और ज़ोंबी लॉर्ड ने इसे बहुत महत्व दिया था,
तानजेन ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका कि अंदर क्या था। हालांकि बॉक्स खोलने के लिए सबसे अच्छी जगह बिल्डिंग वर्ल्ड में होनी चाहिए। तानजेन गारंटी दे सकता है कि जब तक वह वापस टेलीपोर्ट करेगा, वह निश्चित रूप से ज़ोंबी लॉर्ड द्वारा पकड़ा जाएगा। यही कारण था कि वह बक्सा प्राप्त करने के बाद भाग गया। अब तक वह अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि अगली बार जब वह बिल्डिंग वर्ल्ड में वापस टेलीपोर्ट होगा तो वह उस कमरे को सुरक्षित रूप से कैसे छोड़ सकता है। तानजेन बॉक्स के पीछे गया और बॉक्स खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बक्सा वास्तव में उसके द्वारा आसानी से खोला गया था। ये बहुत आसान था। वास्तव में वहां कोई तंत्र या छिपे हुए ताले नहीं थे। इसका कोई मतलब नहीं था। तानजेन बुदबुदाया और मन ही मन सोचा कि सुरक्षा उपाय इतने अपर्याप्त थे, लेकिन ज़ोंबी लॉर्ड बहुत घबराया हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ोंबी लॉर्ड की निजी डायरी अंदर छिपी हो? उसने बक्से को देखने के लिए सावधानी से अपना सिर बाहर निकाला। बस एक नजर से तानजेन का शरीर अकड़ गया। इसी समय धातु के बक्से में सामान से भरा बक्सा था। वहां एक छोटी तलवार, एक काला वस्त्र, विशेष रंग के कागज के कुछ रोल, तर्जनी के आकार की एक कांच की बोतल और कुछ कबाड़ था। हालांकि इनमें से किसी भी चीज ने तानजेन का ध्यान आकर्षित नहीं किया। उसकी निगाहें डिब्बे में रखे चमकीले क्रिस्टलों पर पूरी तरह आकर्षित हो गईं। ये है। क्रिस्टल में से एक को उठाते ही तानजेन कांप उठा। इसे अपनी आंखों के सामने देखने के बाद वह मूर्खों की तरह मुस्कुराया। फिर उसकी हंसी और तेज हो गई। अंत में वह तब तक हंसे जब तक आंसू नहीं बह निकले। अरे, वे सभी दिमाग के मोती हैं। वे सभी स्तर 3 से ऊपर के राक्षस मस्तिष्क के मोती हैं। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें।